लॉग इन कर लीजिए। सो अभी तकरीबन समझ लीजिए समवट अराउंड 5 to 6 minutes हैं। सो वी विल बी स्टार्टिंग द क्लास इन अ वाइल। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? किसी भी स्टूडेंट को कल के लेक्चर के हवाले से अगर कोई भी क्वेश्चन है सो प्लीज़ आप लोग जो है वो
पहले अपने क्वेश्चंस पूछ लो ताकि फिर हम जो है वो आगे प्रोसीड करें. You guys can write your questions on the Q&A box given to you. ठीक है जी, Q&A बॉक्स है आपके पास, तो आप वहाँ से अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी सवाल है सो प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिए. कल तक till yesterday we did till the risk taking 13th, yeah, that was the 13th slide, 32th slide, ठीक है, of the chapter number 13. तो ये हमने risk taking की बात कर ली थी. टेंडेंसी, प्रोस्पेंसिटी वर्ड का मतलब होता है टेंडेंसी और विलिंगनेस टू टेक रिस्क. ठीक है ना, तो हर इंसान जो वो रिस्क लेना पसंद नहीं करता है, बट देर आर फ्यू पीपल हु आर एक्चुअली गुड रिस्क, लाइक दे कैन टेक गुड रिस्क, एंड देयर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर एक्चुअली लो रिस्क टेकर्स, मोस्ट ऑफ अस. ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हाई रिस्क टेकर्स होते हैं, जो कहते हैं कि नो पेन नो गेन. उनका ये बिलीव होता है, तो जाहिर सी बात है, फॉर हाई रिटर्न्स और हाई प्रॉफिट्स दे नीड टू टेक बिग रिस्क्स. Organization effectiveness is maximized when the risk-taking propensity, that is tendency of a manager is aligned. यानी manager की जो risk-taking ability होती है वो होना चाहिए किसी अलाइन, का मतलब है वो सिंक्रोनाइज होना चाहिए किसी भी स्पेसिफिक डिमांड्स ऑफ द जॉब. यानी जॉब की अगर डिमांड है कि उस जॉब पे रहते हुए उसको रिस्क लेना है. फॉर एग्जांपल यस्टरडे आई गेव यू एन एग्जांपल ऑफ फ्यू ऑफ द सर्जन्स. तो सर्जरी करने से पहले ऑफ कोर्स अगर किसी पर्सन के लिए उन्हें सर्जरी इज़ द ओनली बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल, सो दे डू टेक रिस्क. ठीक है ना, तो वो 99% या 98 जो भी परसेंटेज होता है सक्सेस का या फेलियर का, दे मोस्ट ऑफ द टाइम are in a situation, in a position to take risk. ठीक है, let me just get बेटा आप जो बता रही ना, देखें अगर अपलोड अभी तक नहीं हुआ है तो यही चैप्टर जो है वो हमने स्टार्ट किया था, एंड आई बिलीव हमने कम्युनिकेशन का चैप्टर जो है वो एंड किया था. तो इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कल अभी तक अपलोड नहीं हुआ है तो आज कल में अपलोड हो ही जाएगा. सो यू कैन प्रॉबेबली वेट. अच्छा जी, अब बात करते हैं, हम आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, इफ़ दैट इज़ क्लियर टू यू. ठीक है जी, ओके. नाउ आई एम मूविंग, आज की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम दिस स्लाइड. अच्छा जी, मैं इसको थोड़ा सा स्क्रीन शेयर कर दूँ, लाइक या ओके. ठीक है जी. अब बिग 5 मॉडल्स जो हमने किए थे जिसके अंदर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनालिटीज़ पढ़ी थी, तो उसके अंदर आप ये देखें कि बेसिकली क्रॉस, जब हम एक कल्चर में रहते हुए इतने सारे डिफरेंट पर्सनालिटीज़ के लोगों को फेस करते हैं, तो ऑफ कोर्स ये इमेजिन करें कि जब अक्रॉस द कल्चर या डिफरेंट कल्चर के लोगों के साथ हम मिक्सअप होते हैं, डिफरेंट जगहों पे जाके हम जॉब करते हैं, तो ना सिर्फ उनकी कंट्री के लोगों का कल्चर डिफरेंट होगा, उनके लॉज भी डिफरेंट होते हैं. ठीक है, तो डिफरेंसेस आर फाउंड एंड एम्फेसिस ऑफ डायमेंशंस आर इवन डिफरेंट. ठीक है जी, और लाइक डिफरेंट डायमेंशंस के अंदर रिलीजन, बिलीफ, कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज, लॉज, नॉर्म्स, वैल्यूज, सारी चीज़ों में बहुत फ़र्क होता है. डाइवर्सिफिकेशन तो आती है बट फिर कॉन्फ्लिक्ट भी आ रहा होता है कभी कभी. पर्सनालिटी ट्रेट्स के अंदर जब डिफरेंस ज़्यादा हो जाता है तो कभी कभी जो है वो आपका जो है कुछ लोग डोमिनेंट हो जाते हैं. ठीक है, और कुछ लोग जो है ना
वो बेचारे जो हैं वो गिव अप कर देते हैं एंड दे एक्चुअली कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द डोमिनेंट पीपल और डोमिनेंट ग्रुप। ग्लोबल मैनेजर्स को ये बात अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि हर इंसान की सोच डिफरेंट हो सकती है और हर डिपेंडिंग ऑन हिज और हर कल्चर। तो ग्लोबली मैनेजर्स को इक्विप्ड होना चाहिए विद द नॉलेज ऑफ व्हाट एक्चुअली इज द डिफरेंस इन द कल्चर, और हर के कल्चर के बारे में थोड़ी बहुत नो हाउ उस मैनेजर को होनी चाहिए सो दैट ही कैन मैनेज एंड डील विद द पीपल अकॉर्डिंगली। ठीक है ना? Now, these are the emotional feelings which most of us have. ये यूनिवर्सल इमोशंस होते हैं। इमोशन क्या है? इट्स अ फीलिंग, इट्स अ रिएक्शन। ठीक है, किसी चीज़ के बारे में, किसी इंसान के बारे में। एंड दीज आर ऑल द इमोशनल फैक्टर्स यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब कोई किसी की मर्जी के खिलाफ कोई बात हो रही होती है तो गुस्से में आ जाना, कोई चैलेंज लेते हुए घबराना, डरना, कुछ आपकी एक्सपेक्टेशन के खिलाफ नेगेटिव हो गया है या यू हैव मेट अ लॉस तो उसके ऊपर अफसोस करना, कोई चीज़ आपने विन कर ली है, देयर वाज अ गोल, तो उसके लिए खुशी का एहसास रखना। तो इमोशंस आर एहसासात। ठीक है, डिस्गस्ट, यू फील बैड अबाउट समथिंग, सरप्राइज होना भी, लाइक कोई चीज आप चाह रहे थे बट आप फिर उसके जहन से आपके निकल गया था, ऑल ऑफ अ सडन दैट हैपेंड, सो यू आर एक्चुअली सरप्राइज्ड। अचंभे में आ जाना। ठीक है ना? थोड़ा सा खुश तो होते हैं आप इसमें। नाउ सरप्राइजेस आर अगेन ऑफ टू टाइप्स। कुछ नेगेटिव होते तो फिर वहां आप सैडनेस के अंदर वाले पैरामीटर के अंदर आ जाते हैं, और कुछ जो अच्छे होते हैं उसमें आप हैप्पीनेस में आ जाते हैं। ठीक है, सो दीज आर द यूनिवर्सल फ्यू ऑफ द यूनिवर्सल इमोशंस। ठीक है, अब बेसिकली जो बात हमें जिसके ऊपर फोकस करनी है, दैट इज व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, ईआई। अब ईआई बेसिकली मैनेजमेंट के अंदर ये इमोशंस का और इंटेलिजेंस का जिक्र करना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज ऑफ ईआई। ईआई, इमोशनल इंटेलिजेंस, नाम से ही पता चल रहा है कि फीलिंग्स एज वेल एज ब्रेन। ठीक है, अब जब मैनेजर, कोई भी मैनेजर हो, वो किसी भी पोजीशन पर आकर के जब वो डिसीजन ले रहा होता है तो उसने बहुत सारे पैरामीटर्स को जहन में रखना होता है। ठीक है, ही कैन नॉट just be emotional and take the decision. Likewise, he cannot ignore the emotions and just go with the brain. वहां पर उसने बेसिकली, मैं तो इस तरह से इसको डिफाइन करने के लिए ज्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा कि दिल और दिमाग के बीच में ना बैलेंस कायम करना। अब ये बैलेंस आप कैसे कायम कायम कर सकते हैं? फर्स्ट थिंग इज यू आर वेल अवेयर अबाउट योर ओन सेल्फ। ठीक है, जब आप अपने बारे में अपनी सारी बातें, अपनी अच्छाई बुराई, अपनी फीलिंग्स, अपने बारे में आपको सब कुछ अच्छे से पता होगा, ओनली देन यू कैन बी अ गुड मैनेजर एंड यू कैन मैनेज अदर्स। एक इंसान जो कि अपने आप को ही नहीं समझ सकता है, अपनी अवेयरनेस ही नहीं है, अपने आप को नहीं संभाल सकता है, तो वो अपनी टीम को कैसे संभालेगा? ठीक है, सेल्फ मोटिवेशन का मतलब होता है, देखो मोटिवेशन कि कोई आपको इंजेक्शंस ला के नहीं दे रहा होता है। कोई ऐसी अभी तक कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई है कि मोटिवेशन के इंजेक्शन लगा दो भाई, एम्प्लॉय काम करना शुरू हो जाएगा। मोटिवेशन के इंजेक्शन अभी तक नहीं आए। ठीक है ना? अक्सर मैं अपने एम्प्लॉयज़ से भी यही बात कर रही थी, बता दो अगर मोटिवेशन के इंजेक्शन आ गए हो तो तुम्हें कैसे मोटिवेट करना है, तुम्हें इंजेक्शन लगा देंगे तो जो है वो तुम मोटिवेटेड हो जाओगे काम की तरफ। ठीक है, फिर काम जो है वो टाइम से हो जाया करेगा। तो ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि आपने, ऐसा भी नहीं हो सकता, ये भी अफोर्ड नहीं किया जा सकता कि आपने एक दिन जो है वो मोटिवेशन के साथ काम किया और दूसरे दिन आप फिर वैसे ही पुराने, बैक टू द पवेलियन। सो दैट इज़ नॉट एक्चुअली पॉसिबल। तो सेल्फ मोटिवेशन के लिए सबसे पहले परसिस्टेंस इज समथिंग रियली इम्पॉर्टेंट। परसिस्टेंस का मतलब है कंटिन्यूएशन के अंदर आप अच्छा काम करें, इररिस्पेक्टिव आपके पास बहुत सारे सेटबैक्स आएंगे। ठीक है ना? यू विल बी, फॉर एग्जाम्पल जो भी बच्चे सीए और सीमा कर रहे होते हैं तो मैं उनको यही बात बोलती हूँ कि दे हैव टू कीप देम सेल्फ मोटिवेटेड। वाई? बिकॉज देखो, ये दिस इज नॉट एन ईजी प्रोसेस। यू विल बी फेसिंग अ लॉट ऑफ फेलियर्स
in the procedure and the process on different steps. So you just cannot give up on, your qualification or your this professional degree in which you have enrolled yourself. You're not supposed to. ठीक है. Likewise, managers भी बहुत सारी गलतियां कर रहे होते हैं decision making के अंदर. So you need to keep yourself motivated irrespective. You have done mistakes, so on mistakes you can learn and you don't need to repeat those mistakes again, but you cannot just give up. Okay, that is what is actually self motivation, the continuous process of staying focused, staying motivated. Okay, despite of failures, despite of so many hurdles and challenges. Empathy और सिंपैथी में क्या फ़र्क है? हम लोगों ने हमेशा वर्ड सिंपैथी सुना है, ठीक है? सिंपैथी का मतलब होता है भाई बहुत बुरा हो गया, अफसोस है हमें, ठीक है? अब अफसोस करना ओके, empathy is one degree up than the sympathy, that you're not just feeling bad about the situation, but actually you're trying to put yourself in that position and you're trying to look for the for the solution to the problem. कि अब ये प्रॉब्लम तो आ गई है, इस प्रॉब्लम में मैं हूँ, अगर मैं अपने आप को सोचूं और मैं इस प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम कर सकती हूँ, ठीक है ना? सो यू विल बी एक्चुअली मोर फोकस्ड टुवर्ड्स द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम. अब सोशल स्किल्स, दैट मींस how good you are in handling other people's, how good you are in talking with other people's, and how good you are in influencing them. आप जब तक अपने बारे में if you have done business communication and report writing का course, उसके अंदर there is a word intrapersonal, and that's a prerequisite for becoming a good interpersonal communicator. एक लाइन है बुक के अंदर, ठीक है, ICAP के स्टडी टेक्स्ट के अंदर. होता क्या है कि until and unless you can talk to your own self, you won't be able to talk to others. Likewise, in self-awareness, if you are not aware of what you want and what makes you happy, what triggers you, ठीक है, मुझे अगर किसी बंदे से बात करके टेंशन होती है तो मुझे ये चीज़ पता होनी चाहिए कि मुझे उस बंदे से बात करके टेंशन होती है, सो दैट आई कैन डील अकॉर्डिंगली, आई कैन अवॉइड हिम इन अ वे. ठीक है, तो जब मुझे अपने बारे में पता होगा, ओनली देन आई कैन बी अ गुड कम्युनिकेटर विद द अदर्स. तो इंट्रापर्सनल इज द प्रीरेक्विजिट ऑफ इंटरपर्सनल. मीन्स जब आप अपने आप से अच्छे से बात कर सकेंगे, आप अपने दिल और दिमाग, थिंकिंग एंड फीलिंग प्रोसेस को कंट्रोल कर सकेंगे, एंड यू नो दैट व्हाट यू थिंक एंड व्हाट यू वांट एक्चुअली एंड हाउ यू फील अबाउट द सिचुएशन. Only then you can talk to other people in a better way. Likewise, if you are self-aware, only then you can have a good social skills. अगर आपको अपने बारे में ही नहीं पता, आप खुद ही उजड़ा चमन घूम रहे हैं, तो आप दूसरों को किस तरह से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अच्छा जी, एम्प्लॉइज को जो है वो देन एक मैनेजर की जिम्मेदारी होती है कि जब सिलेक्शन प्रोसेस में दे हायरिंग फॉर सम पोजीशन, तो उन्हें जो है वो कुछ पर्सनालिटीज़ जो हैं वो जहन में रखनी चाहिए कि इस जॉब पे रहते हुए इस बंदे को के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल, मैं फ्रंट डेस्क पर्सन हायर कर रही हूँ, and I will never ever hire an introvert and a frowny face for the front desk. फ्रंट डेस्क का मतलब है कि ऐसा पर्सन जिसके पास कस्टमर इंक्वायरीज आएंगी, कस्टमर हैंडलिंग आएगी. तो कस्टमर हैंडलिंग के लिए मुझे बड़ी करिज्मेटिक पर्सनालिटी अलॉन्ग विद अ गुड स्माइल and along with a friendly and extrovert who can get along with people very well sort of a personality चाहिए होगी. ठीक है. हाँ, अब मुझे जो है वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में या कंप्लाइंस डिपार्टमेंट में किसी को रखना है, तो अब मैं वहाँ पर कोई करिज्मेटिक पर्सनालिटी, कोई फ्रेंडली नेचर का बंदा नहीं ढूंढूंगी. वहाँ पर मैं थोड़ा अलूफ एंड आइसोलेटेड सॉर्ट ऑफ अ पर्सन ढूंढूंगी, क्योंकि उसने जो है वो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को जो है वो मेक श्योर करना है कि पीपल आर फॉलोइंग इट. तो ही हैज टू बी लिटिल रिजर्व इन नेचर, सो दैट विल बी द पर्सनैलिटी ट्रेट आई विल बी लुकिंग इन. तो ये कुछ बेस्ट फिट थ्योरी होती है कि हाँ, जिस पोजीशन के ऊपर जिस टाइप का बंदा चाहिए, जो पर्सनैलिटी ट्रेट रिक्वायर्ड है, वो आपको नजर आ रहा होता है. आप किसी से 2-5 मिनट बात करेंगे, आपको पता चल जाता है कि इस बंदे की पर्सनैलिटी इस किस्म की है. ठीक है. हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग एम्प्लॉय बिहेवियर्स. अब एम्प्लॉय को जो है बेसिकली ये मैनेजर का काम होता है कि उसके बिहेवियर से हाउ कैन आई, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि आप किसी से 2 मिनट 5 मिनट बात करें तो आपको उसकी पर्सनैलिटी के बारे में पता चल जाता है. तो हाउ
Why? Because I'm trying to actually understand that person. I'm trying to observe the behavior of that individual. और वो मैं उसके behavior को read करके उसकी personality traits deduce कर रही हूँ. And that is being a manager my responsibility. By understanding others' behavior can work better with them, because अगर मैं दूसरों को समझूंगी तभी तो मैं उनके साथ काम कर सकूंगी. अगर मुझे पता ही नहीं होगा कि उसकी नेचर कैसी है तो मैं उसके साथ काम नहीं कर सकूंगी. फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा जो है वो बाय नेचर थोड़ा क्वाइट है और मैं मिस इंटरप्रेट कर रही हूँ, मैं मिसअंडरस्टैंड कर रही हूँ कि ये मेरे साथ थोड़ा रूड है, सो ऑफकोर्स फिर कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा. हालांकि उसकी नेचर ही है कि ही इज अ रिजर्व पर्सन, ही इज लाइक दैट विद हिज फ्रेंड्स इवन. ठीक है, सो आई नीड टू नो व्हाट आर हिज पर्सनैलिटी ट्रेट्स. ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि या तो मेरी बिहेवियर के अंदर कुछ ऐसी चीज है कि ही इज नॉट कंफर्टेबल टॉकिंग टू मी, तो मुझे अपने बिहेवियर को ऑल्टर करना पड़ेगा. ठीक है, सो दीज आर द फैक्टर्स व्हिच अ मैनेजर शुड कीप इन माइंड. अब हम बात करते हैं किसी, बेसिकली एवरीबडी इज डिफरेंट. ठीक है, हमने ये कल भी पढ़ा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनालिटीज के अंदर भी, बिग 5 थ्योरी के अंदर भी, कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ पर्सनालिटीज़ को, जिसको अंदर हमने डिस्कस किया था, फिर कॉम्बिनेशंस हमने बनाए थे उन 5 कैटेगरीज के. ठीक है, अब क्या है, बेसिकली एम्प्लॉय कब मुतमईन ज़्यादा होता है? वो मुतमईन जब ज़्यादा होता है जब वो अपनी पर्सनालिटी से मैच करती हुई जॉब कर रहा हो. जैसा मैं अभी यहाँ पर थोड़ा सा एग्जांपल दूंगी. फॉर एग्जांपल, आई एम बाय प्रोफेशन कंप्यूटर इंजीनियर, and then I did MBA in marketing by majors HR. And अभी मैंने सोचा है कि मैंने PhD में enroll करना है, so I'm little confused whether to go for management side or HR. ठीक है, थोड़ा सा ये एक अभी तक क्वेश्चन है, खैर वो भी इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाएगा. बट होता क्या है, मैं ये सोचती हूँ कि आगे जो मैंने अगर अब PhD करना है तो मैं ऐसी फील्ड में करूँ कि वो मैं यूज़ कर सकूँ इन माय प्रोफेशनल ग्रोथ. ठीक है, तो किस चीज़ का स्कोप है मेरे लिए, क्या चीज़, एंड मोर ओवर लाइक व्हाट्स देयर इन माय पर्सनालिटी. कि जब आई विल बी वेरी डेडली ऑनेस्ट, ठीक है, मेरी मैथ्स हमेशा बहुत अच्छी थी, आई वाज गुड एट मैथ्स, बट आई ऑलवेज वांटेड टू यू सी, या तो मैं आर्किटेक्चर में इंटरेस्टेड थी या मैं लॉ में. ठीक है, क्योंकि मेरी बहस करने की बहुत आदत है. सो पर्सनालिटी के अंदर आपके कुछ बिल्ट इन ट्रेट्स होते हैं. अगर आप अपना करियर पाथ पिक करते हुए उन ट्रेट्स को फोकस करें, सो बेस्ट कॉम्बिनेशन हो जाता है. देन देयर इज नथिंग लाइक इट. आई रिमेंबर कि जब BCCI फास्ट यूनिवर्सिटी में आई गॉट एडमिशन इन MS एंड आई वेंट देयर एंड आई मेट वन ऑफ माई टीचर देयर, ही वाज सरथर अली हाशमी. सो उन्होंने ही कॉल मी कि आओ सारा, अभी इसको बाद में जमा करा देना. मैं पे ऑर्डर लेके गई थी अपनी फीस जमा कराने के लिए. सो उन्होंने कहा अच्छा तुम एडमिशन ले रही हो, बट आई बिलीव कि तुम्हारी जो पर्सनालिटी है ना, गो फॉर एन MBA. तो एंड दैट मेड सेंस. वो उनसे 5-10 मिनट बात करके ना, फिर मुझे ख्याल आया कि यार बाकी में बात तो सही कर रहे हैं. पहले भी मैंने इंजीनियरिंग कर ली है, मेरा इंटरेस्ट इंजीनियरिंग की फील्ड के अंदर इतना ज़्यादा है नहीं. ठीक है, कुछ भी काम मैं करती हूँ तो उसके अंदर मैं लग जाती हूँ, बट दैट वाज दोस 5 to 10 minutes, एंड ही वाज सो राइट, सो राइट. एंड आज भी अब देखो कि आई बिलीव आई एम अ गुड बेटर मार्केटियर देन बीइंग एन इंजीनियर. हाँ, लेकिन फिर मुझे कहीं कहीं पे एज मिल जाता है कि जैसे अभी डिजिटल मार्केटिंग की बात हो रही है तो मुझे पता है पीछे क्या प्रोग्रामिंग हो रहा है, पेज कैसे बनेगा, किस लैंग्वेज में बनेगा. सो वो इंजीनियरिंग की डिग्री मेरी वेस्ट नहीं गई है, बट यू सी कि एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए. आपकी पर्सनालिटी आपके ऑक्यूपेशन के साथ मैच करनी चाहिए. एवरीबडी who is a doctor is probably not a good doctor. Why? Because उसकी पर्सनालिटी को प्रोफेशन सूट नहीं कर रहा. ठीक है, तो आपकी पर्सनालिटी के अंदर भी कुछ ट्रेट्स होते हैं जो आपको खुद पता होने चाहिए कि हाँ मैं ये काम अच्छा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ. ठीक है, की पॉइंट्स ऑफ अ थ्योरी, देयर आर डिफरेंस इन पर्सनालिटीज, एवरीबडी इज यूनिक. हर इंसान का यूनिक पर्सनल ट्रेट होता है. ठीक है, हर इवन एक फैमिली के अंदर अगर 2-4 भाई बहन है, सिबलिंग्स हैं, उनके ट्रेट्स में जब डिफरेंस होता है तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जहाँ बहुत डिफरेंट जगह से लोग काम करने आ रहे हैं, तो इमेजिन करें कि उन लोगों के बीच में कितना डिफरेंस होता होगा. ठीक है, एंड देन ऑफ कोर्स जॉब टाइप्स, जॉब की नेचर इटसेल्फ इज रियली डिफरेंट. सेल्स की जॉब बिल्कुल डिफरेंट है,
जैसे आपके कोर्सेज बिल्कुल डिफरेंट है, अकाउंटिंग का कोर्स बिल्कुल डिफरेंट है, मार्केटिंग का कोर्स बिल्कुल डिफरेंट है, मैनेजमेंट का कोर्स डिफरेंट होगा, इकोनॉमिक्स का कोर्स डिफरेंट है. तो सी लाइकवाइज द जॉब itself is very different and very demanding. It demands different sort of skills. ठीक है. तो जॉब सेटिस्फैक्शन यानी अगर अगर कोई इंडिविजुअल जिसकी पर्सनालिटी ट्रेट उसकी जॉब से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा तो जाहिर सी बात है दैट पर्सन कैन नॉट बी कैन नेवर बी सेटिस्फाइड एट द जॉब और विथ हिज और हर जॉब. सो जॉब सेटिस्फैक्शन के सबसे पहले ये चीज़ ज़रूरी होती है कि आपकी पर्सनालिटी आपकी जॉब से मैच करे. आप अपनी जॉब पे सेटिस्फाइड होंगे, मुतमईन होंगे, तो आप कभी भी एब्सेंट नहीं होंगे. और आप कभी भी एब्सेंट नहीं होंगे तो यू विल नॉट इवन थिंक टू लीव योर प्रोफेशन. ठीक है. यू विल नेवर एवर थिंक ऑफ लीविंग योर प्रोफेशन. एंड इंसान basically I get to hear this thing from so many of my students at different places, uh, that my teaching style is, you know, entirely different. My teaching style is entirely different and I agree to it. क्योंकि मैं जो मेरी एग्जाम्पल्स में थे ना, आई गेट इन्वॉल्व एंड मैं जो मेरी ऑडियंस होती है, तुम लोग क्योंकि अभी ये ऑनलाइन सेशंस हो रहे हैं ना, जो बच्चे मेरे फिजिकल क्लासेस के अंदर आते हैं, दे रियली एंजॉय सिटिंग इन माय क्लास मोस्ट ऑफ द टाइम. क्योंकि मैं उनके लेवल पे उनके अंडरस्टैंडिंग को, उनके फेस एक्सप्रेशंस को रीड करते हुए अपने एग्जांपल्स को कभी कभी बहुत सिली कर दूंगी, चेंज कर दूंगी, एंड दोज स्टूडेंट्स यू नो दे रिमेंबर इट. एंड जब पेपर के अंदर कोई एमसीक्यूज वगैरह आते हैं, दे जस्ट स्माइल और फिर वो मुझे मैसेज पेपर के बाद निकल के करते हैं कि मिस वो आपकी एग्जाम्पल याद रह गई थी. जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम लोगों की एक मैकजॉर्जर की 2 फैक्टर थ्योरी है. ठीक है. इनिशियल चैप्टर्स के अंदर हम लोगों ने जहाँ पर थ्योरीज की हैं वहाँ पर मैकलेंज है, मैस्लो है, मैकजॉर्जर है, एंड 2 फैक्टर थ्योरी एक्स एंड वाई थ्योरी भी है. ठीक है. तो अब हम बात करते हैं, एक तो हाइजीन फैक्टर, डोंट मिक्स इट विद द 2 फैक्टर, हाइजीन फैक्टर एंड मोटिवेटर फैक्टर वाली थ्योरी नहीं, मैकजॉर्जर की एक्स एंड वाई थ्योरी की बात कर रही हूँ मैं. ठीक है. उसमें ना मैं बड़ा, पता नहीं, मुझे नहीं पता कि मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर्स के अंदर वो एग्जाम्पल दिए कि नहीं दिए, बट मैं क्या करती हूँ, सीए वाले बच्चे भी जब पेपर देने जाते हैं उनका पेपर रिटन आता है, तो हाउ आई एक्सप्लेन दैट थ्योरी वाज एक्स. अब मैं इसको रिलेट करूँ ई एक्स वाले एक्स से, तो वो एक्स होता क्यों है? क्योंकि उसकी नीयत में फतूर होता है, इसलिए वो एक्स हो जाता है. तो नीयत में फतूर होता क्यों है? बिकॉज दैट पर्सन डिसलाइक्स टू वर्क. तो अब इस वाले थ्योरी के अंदर क्या था कि एक्स आर द पीपल हु डिसलाइक टू वर्क. सो सी द लिंक, एंड दे जस्ट लाफ ड्यूरिंग द पेपर. और वो उनको वो एक्स याद आ जाता है और वो फिर वाई खुद ही लिख देते हैं कि वो उसका ऑपोजिट वाई होता है कि दोज आर द पीपल हु लाइक टू वर्क. और वाई वालों को देखकर एक्स भी मोटिवेट हो जाते हैं, वो गलती दोबारा नहीं करते. So see, this is how you need to create the examples most of the time so that you guys can remember it. And this is only possible when actually you love doing what you're doing. ठीक है जी. किसी स्टूडेंट को कोई भी सवाल है तो मुझसे पूछ लो. I can see the attendance is little less. Irza Mir is there. फवाद गायब हो गया, सो रहा होगा. अनस है, एक साहब है जिन्होंने पेपर देना था, आई डोंट रिमेम्बर, नईम समथिंग नईम, वो गायब हैं. फवाद गायब है. किधर है ये लोग? चलो खैर, ये लोग रिकॉर्डिंग सुन लेंगे. किसी स्टूडेंट को कोई could you just give me a second? अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज थ्रो कर दो ऑन द स्क्रीन. किसी को कोई सवाल नहीं है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है जी, मैं आगे बढ़ जाती हूँ. इर्जा बेटा, आपको कोई सवाल है या इट्स ऑल क्लियर? अच्छा जी, नाउ मूविंग अहेड. अब ये देखें,
यहाँ पर इन्होंने ओके गुड ओके अब यहाँ पर इस स्लाइड के ऊपर इन्होंने ये बता दिया है कि हॉलैंड्स टाइपोलॉजी ऑफ पर्सनालिटी एंड सैम्पल ऑक्यूपेशन। फॉर एग्जांपल इन्होंने कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स एक तरफ लिखे हुए हैं और दूसरी तरफ उन्होंने बताया कि अब इन ट्रेट्स के लोग जो हैं वो यूजली इन ऑक्यूपेशंस के अंदर ऑक्यूपाइड है। फॉर एग्जांपल टाइप जो है वो रियलिस्टिक है, ठीक है। तो बेसिकली आई विल जस्ट मूव इट अप ताकि आप पूरा ग्रिड देख सको। वेट, ठीक है जी, सही है। अच्छा अब मैं बात करूँगी कि हाँ जी यहाँ पर बेसिकली आप देखें कि टाइप के अंदर है, फिर पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स है, फिर सैम्पल ऑक्यूपेशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम टाइप को इस वक्त नहीं देखते हैं, टाइप को आप अभी भूल जाओ, आप सिर्फ पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स को और सैम्पल ऑक्यूपेशन को देखो। फॉर एग्जांपल एक कोई इंडिविजुअल है हु इज़ शाय, हु इज़ जेन्युइन, परसिस्टेंट, स्टेबल, कॉन्फर्मिंग, प्रैक्टिकल, एनालिटिकल, ओरिजिनल, क्यूरियस, इंडिपेंडेंट। तो अगर देखा जाए कि वो एक, अगर मैं बोलूं कि वो जेन्युइन है, वो परसिस्टेंट है और वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, ये तीन चीजें हो गई। इस टाइप के लोग जो हैं वो किस सैम्पल ऑक्यूपेशन के अंदर हैं? फॉर एग्जांपल मशीन, ड्रिल प्रेस ऑपरेटर, असेंबली लाइन वर्कर, फार्मर, बायोलॉजिस्ट, इकोनॉमिस्ट, मैथमेटिशियंस, न्यूज रिपोर्टर। व्हाई न्यूज रिपोर्टर? बिकॉज दे हैव टू बी जेन्युइन, they have to be independent and they have to be persistent. Do you see कि पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह से आपके ऑक्यूपेशन से मैच कर रहा है, और अगर मैच करेगा तो आप अपने ऑक्यूपेशन के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। So this is just for the sake of example and explaining. I hope सबको क्लियर हो गया। I'm not going into the whole chart because that is actually not required. आपने खाली समझना है जो मैं आपको ऑलरेडी एग्जाम्पल्स देके समझा चुकी हूँ, एंड वही सारी एग्जाम्पल इस चार्ट के अंदर डिस्प्ले हो रही हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम देख लेते हैं कि अगर लॉयर और रियल एस्टेट एजेंट्स को हम देख लेते हैं कि इनके अंदर क्या पर्सनालिटी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इनके अंदर बेसिकली डोमिनियरिंग होनी चाहिए, लॉयर्स शुड बी डोमिनेटिंग, ठीक है। एंड देन देयर इज अनदर वर्ड, प्रैक्टिकल एंड एफिशिएंट। लॉयर्स को प्रैक्टिकल और एफिशिएंट भी होना चाहिए, ठीक है। वन वे और द अदर दे आर सपोज्ड टू एक्चुअली फाइट फॉर द क्लाइंट, ठीक है। तो यहाँ पर किसी स्टूडेंट को कोई भी सवाल है तो प्लीज मुझसे पूछ लो। डोमिनियरिंग वर्ड, डोमिनेटिंग से बेसिकली आप रिलेट कर सकते हो। इसका मतलब ये होता है कि यू आर एक्चुअली exerting your own will onto the other person in a very arrogant way, because that is the requirement of a lawyer actually, ठीक है। सो दिस इज इट। I'm मूविंग ऑन टू द अदर स्लाइड। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी सवाल है तो प्लीज बेटा पूछ लो। फिर हम बात कर रहे हैं परसेप्शन क्या चीज है भाई। परसेप्शन जो है वो एक इंडिविजुअल जो है उसका थिंकिंग प्रोसेस होता है, and in the thinking process basically that individual is giving meaning and is interpreting to the objects and individuals are in his surrounding, and perception का पहला step होता है sensation, ठीक है। that is when you're using your 5 senses. For example, if I see something I need to use my eyes, तो मैंने अपने सेंसरी इंप्रेशंस को यूज किया, दैट इज 5 सेंसेस को यूज किया, दैट्स स्टेप नंबर 1। एंड देन उस चीज को मैं मीनिंग दूंगी, एंड देन आई विल स्टार्ट थिंकिंग एंड फीलिंग अबाउट दैट समथिंग व्हिच आई सॉ। तो पहले मैंने देखा, मैंने आंखें यूज करी, आंखों से देखा, उसके बाद मैंने उस चीज को मीनिंग दी। मैंने कुछ खाया तो मैंने सेंस ऑफ टेस्ट यूज किया, ठीक है। उसके बाद मैंने उसको मीनिंग दिया कि हाँ अच्छा था, बुरा था, जैसा भी था, ठीक है। इज इट क्लियर? सो यहाँ पर सेंसरी इंप्रेशंस का वर्ड सबको क्लियर होना चाहिए कि व्हाई इज सेंसरी इंप्रेशन इन्वॉल्व्ड इन योर परसेप्शन, बिकॉज दैट इज द फर्स्ट स्टेप एक्चुअली। यू यूज योर 5 सेंसेस इन ऑर्डर टू सी थिंग्स, टेस्ट थिंग्स, हियर समथिंग, लिसन समथिंग, टच समथिंग, ये आपके 5 सेंस, और स्मेल समथिंग। उसके बाद आप उसको मीनिंग देते हो, इंटरप्रेट करते हो, थिंकिंग करते हो, ठीक है।
फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग परसेप्शन क्या होता है? सबसे पहले परसीवर का अपना पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक, मेरा क्या इंटरेस्ट है, मेरी क्या एक्सपेक्टेशन है, उनके बेसिस के ऊपर ये मेरा पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक होगा, जिसके बेसिस के ऊपर मैं मीनिंग दूंगी सराउंडिंग को। दूसरी चीज टारगेट, जिस चीज के बारे में मैं राय कायम कर रही हूँ, जिस भी ऑब्जेक्ट के बारे में या जिस चीज या जिस इंसान के बारे में राय कायम कर रही हूँ, उसको चेक करेंगे, टारगेट्स कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। उसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो मेरी जैसी हैं या मुझसे मुख्तलिफ हैं। फिर सिचुएशन, दैट इज कॉन्टेक्स्ट, कहाँ पे, किस प्लेस के ऊपर, किस टाइम के अंदर, किस लोकेशन के अंदर बात की गई है। अगर आप रेस्टोरेंट में जाए और रेस्टोरेंट के अंदर आप बिरयानी मंगवाते हैं और आप बिरयानी के अंदर आलू नहीं होते, यू कैन कंप्लेन, बिकॉज वो टाइम और लोकेशन ऐसी है कि आप वहां पर कंप्लेन कर सकते हो कि देयर वाज नो आलू इन माय बिरयानी। बट अगर खुदा ना खास्ता यही आप किसी के फ्यूनरल पे जाते हो और वहां पर जाकर के आप बिरयानी के अंदर बोलते हो यार मुझे आलू नहीं मिला, तो दैट डज नॉट मेक सेंस। गेटिंग द पॉइंट? किसी को कोई सवाल बेटा? किसी स्टूडेंट का कोई सवाल? एनी क्वेश्चन? You guys are not even asking any question and not saying anything. ऐसे कैसे चलेगा? जल्दी जल्दी जवाब दो। मेरी पूरी क्लास सो रही है क्या? सुबह 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 सो, दोपहर सो, तुम लोग हर वक्त ही सोते हो, ठीक है ना? I'm a morning person. I'm a morning person। और दूसरा थोड़ा सा मुझे दोपहर की क्लासेस में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। क्लियर है? ओके गुड। परसेप्शन चैलेंजेस। नाउ हर इंसान का एक चीज को देखने का, एक पिक्चर को देखने का डिफरेंट तरीका हो सकता है। ये दो पिक्चर्स आपके सामने हैं, ठीक है। अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि ये ओल्ड वुमेन है, कुछ लोग बोलेंगे ये यंग वुमेन है बिकॉज इसके बाल ब्लैक हैं। दैट डिपेंड्स। कुछ लोग इसको बोलेंगे शी इज अ फैट वुमन, मे बी बिकॉज ऑफ द बॉडी। सो सी, दूसरी वाली पिक्चर को अगर हम देखते हैं तो कुछ लोग बोलेंगे अ पजल, अ ड्राइंग। Nobody actually will be able to say it's a knit of a horse. Yeah, the horse riders probably can, because वो क्या लगाते हैं, वो साइड पे जो हॉर्स लगा रहे होते हैं, they can say that, जिन्होंने हॉर्स राइडिंग की हो, but everybody will have a different perception to it, ठीक है? That is what is perception. अच्छा, how we perceive people. अच्छा, perception की I also give one more example over here. और एग्जाम्पल एक तुम लोगों ने सबने सुना होगा, नहीं सुना तभी सुन लो। एक ग्लास से पानी भरो, आधा ग्लास पानी भरो और रख दो। You will get across with people who will say the glass is half full. जो लोग ये बोल रहे होंगे the glass is half full, बेसिकली उनका लाइफ की तरफ एक बहुत अच्छा आउटलुक है। They have positivity in order to see things in their surrounding. They have positive approach towards looking at things, and these type of people are actually known as optimistic. अब कुछ लोगों का कंप्लेन बॉक्स खत्म ही नहीं होता है, कहते नहीं ग्लास इज हाफ एम्प्टी, you know, the glass is half empty. How come half empty? So now the thing is, these are the complaining sort of people. They complain in every situation because they have a negative way to look at things. And these people are known as pessimists. या pessimists को हम क्यों कहते हैं? Because these are the people who are always, you know, looking at things from a negative angle. तो pessimist कहते हैं इनको हम, ठीक है? कोई कंफ्यूजन यहाँ पर किसी स्टूडेंट को है तो बेटा जी पूछ लो। Now I'm moving on to how do we perceive. सबसे पहले कैसे, how action of individuals are perceived by others depend on what meaning causation we attribute to the given behavior. ठीक है, किसी के बिहेवियर को देखते हैं। कोई बंदा जो है वो चीख रहा था, अब वो चीखना, मैं हमेशा लोगों को ये बोल रही होती हूँ कि देखो अब वो चीख रहा था, यस वी सॉ हिम येलिंग एक्चुअली, एंड वो अगर सही बात पे भी चीख रहा था ना, तो क्योंकि उसका स्टाइल, उसका बिहेवियर गलत था, सो हम उसी को जो है वो पॉइंट आउट करेंगे कि यस दैट पर्सन वाज रॉन्ग। बट बेसिकली अगर तुम लोग ज़रा सा जहन लगाओ तो वो चीख रहा होगा, क्यों चीख रहा होगा? कोई भी इंसान जब खुश होता है या जानबूझ के तमाशा कर रहा होता है तो वो अपनी एनर्जी ज़ाया नहीं करता है, उसके साथ कुछ गलत हुआ होगा जो वो चीख रहा था। दैट इज माई वे टू लुक एट इट, ठीक है? तो कुछ बिहेवियर्स जो होते हैं वो इंटरनली कॉज्ड होते हैं, अंडर इंडिविजुअल्स कंट्रोल। ये इंडिविजुअल के अपने हाथ में है कि वो किसी भी सिचुएशन में पैनिक ना करे, वो बहुत कंट्रोल्ड रहे।
मैं अपने एम्प्लॉयज़ को भी यही बात कह रही होती हूँ कि देखो भाई, अगर कोई चीज़ गलत हो गई है, कोई लॉस हो गया है, उसको उतना पैनिक एपिसोड में आके आपने अपने टीम मेंबर्स को गालम गलौज या बुरा कुछ नहीं कहना है, ना बुरा करना है। उसकी वजह ये है, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एंड दैट इज़ एक्चुअली अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन। वी कैन नॉट। सही है। कुछ चीज़ें होती हैं वो एक्सटर्नली कॉज्ड होती हैं, यानी ड्यू टू आउटसाइड फैक्टर्स। अब ये खुदा ना खास्ता अल्लाह माफ़ करे, जो ये कोरोना आया था, तमाम तर कंपनीज़ को कितना बड़ा बड़ा ह्यूज लॉस हुआ है। इफ़ यू सी, ऑल मेजॉरिटी ऑफ द आउटलेट्स आर एक्चुअली सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स ऑन सेल, और वो सेल भी लंबी लंबी लग रही है। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि उनका जो लास्ट ईयर का फॉर लाइक 6 months पीपल आर नॉट गोइंग टू द मॉल्स एंड दे नॉट बाइंग। तो प्रोडक्ट्स की एक एक्सपायरी होती है, ट्रेंड के अंदर चेंजेस आ जाती हैं, वेदर की वजह से डिफरेंट फैब्रिक्स चाहिए होते हैं। तो यू सी, तो वो क्या कर रहे हैं ये लोग, आउटलेट्स के ऊपर सेल ही ख़त्म नहीं हो रही है। ठीक है। सो ये एक्सटर्नल बिहेवियर था विच वॉज एक्चुअली नॉट इन द कंट्रोल ऑफ एनी वन, नॉट इवन, इसको हम मेडिकली भी कंट्रोल नहीं कर सके। येस, वी आर हियरिंग दैट देयर आर मेनी केसेस अगैन, and second wave जो है वो that will be more dangerous. That is what we have heard, we have been hearing. So it's a humble request ke you need to wear mask when you go out, and you have to take precautions, that is to maintain a specific distance which is actually mentioned to everyone, that is of 6 feet या कुछ 3-4 feet तो रखो ही distance, so that आपके जो फैक्टर्स हैं, वेपर्स हैं, वो एक दूसरे से कोलैबोरेट ना करें, बिकॉज यू नेवर नो हु इज़ एक्चुअली इन्फेक्टेड। ठीक है। डिटरमाइनिंग द सोर्स ऑफ बिहेवियर्स। अब क्या है कि हम बिहेवियर को कैसे रीड करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हाउ द बिहेवियर इज़ डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल, एक ही इंडिविजुअल है, वो किसी सिचुएशन में किसी जोक के ऊपर इतने जोर जोर से हंस रहा था, ही वॉज वेरी फ्रेंडली, बट किसी सिचुएशन में वो बिल्कुल ही बर्स्ट आउट हो गया, गुस्से में बिल्कुल ही पागल हो गया। तो दैट इज द डिस्टिंक्टिवनेस इन दैट, that is the two extremes being bipolar, right? So like the bipolar means there are two extreme poles, और बंदा जो है वो दोनों बिल्कुल एक्सट्रीम के ऊपर बिहेव कर रहा होता है। तो मैं हमेशा ही कहती हूँ भाई, एक्सट्रीम पे बिहेव करने की जरूरत नहीं है, somewhat in between रहो। कंसेंसस का मतलब है कि अब सिमिलर बिहेवियर्स in the same, in to other in same situation, like behavior similar to others in the same situation. अब क्या है, like for example, कुछ लोगों को रोते रोते आंसू आ जाता है, हंसते हैं, मतलब हंसते हंसते आंसू आ जाता है। ठीक है, हंसते हंसते आंसू नहीं आ रहा होता, वो हो सकता है मे बी दे आर ट्राइंग टू कवर इट। There could be different behaviors in different situations. There could be similar behaviors in the same situation. Similar behavior in the same situation, यानी मैं और मेरा दोस्त एक चीज के बारे में सेम राय रख रहे हैं, that means we are consensus. मगर अगर हम दोनों उस चीज के बारे में different opinion रख रहे हैं, that means we are distinct. कंसिस्टेंसी का मतलब है एक जैसा, रेगुलरिटी ऑफ द सेम बिहेवियर ओवर टाइम, यानी एक मखसूस टाइम के लिए आप सेम बिहेवियर के मोड में रहेंगे, दैट इज कंसिस्टेंसी ऑब्जर्व्ड। मुझे कोई टारगेट अचीव करना होता तो मैं तो बिल्कुल कंसिस्टेंट हो जाती हूँ, भाई ये टारगेट अचीव होगा उसके बाद बात करना। इस वक्त अभी मुझे कोई भी याद नहीं होगा, कोई मेरा सगा नहीं है, कोई मेरा दुश्मन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आई नीड टू फोकस ऑन द डेडलाइन, मुझे डेडलाइन मीट करनी है, और डेडलाइन का मतलब यह है कि जिस दिन मुझे डिलीवर करना उससे 2 दिन पहले मेरे हाथ में चीज होनी चाहिए। दैट्स द वे आई वर्क। ठीक है। तो मुझे ये बहुत बुरा लग रहा होता है जब मुझे 11th आवर पे कॉल्स आ रही होती हैं कि आपका कोर्स है, तो मैं ये हमेशा कहती हूँ कि नो, बिकॉज 11th आवर पे होता है कि बिकॉज मुझे बहुत सारी चीज़ों को शफल अप करना होता है, तो आई डोंट वर्क ऑन द 11th आवर, आई एम नॉट अ पर्सन टू वर्क ऑन 11th आवर। सो मुझे प्रायर नोटिफिकेशन के ऊपर आप बताएं, ताकि आई नीड टू बी प्रिपेयर्ड कि हाँ फर्स्ट लेक्चर ठीक है, एवरीथिंग इज ऑन माई फोन, ऑन माई लैपटॉप, ऑन माई फिंगर टिप्स, बट स्टिल यू नीड टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड। दैट इज हाउ आई सी थिंग्स। ठीक है। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल? बच्चों कोई सवाल है तो पूछ लो, चैट स्क्रीन पे लिखो। चैट स्क्रीन पे लिखो if you have any question, or else we will be moving out. कोई सवाल नहीं है?
ओके, मूविंग अहेड। कोई सवाल ही नहीं आ रहा है भाई, मुझे समझ ही में नहीं आ रहा। अब इंडिविजुअल के बिहेवियर के भी हमने पढ़े तीन तरीके, या तो डिस्टिंक्टिव होंगे यानी डिफरेंट होंगे इन डिफरेंट सिचुएशन, कंसिस्टेंट सेम होंगे सेम सिचुएशन में, कंसिस्टेंट मतलब एक जैसा फॉर सम टाइम। अब ये इसके अंदर आपके अगेन एट्रीब्यूट्स हैं, इंटरनल एक्सटर्नल, इंटरनल एक्सटर्नल, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब है जो आप कंट्रोल कर सकते हैं, एक्सटर्नल का मतलब है जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आई बिलीव ये सबको क्लियर है, ये सारे फैक्टर्स सबको क्लियर हैं। ठीक है, स्लाइड के अंदर जो कुछ भी है वो पिछले हमने थ्योरी अभी पढ़ ली है। अगर आपको ये स्लाइड समझ में नहीं आ रही, क्योंकि डायग्राम यूजुअली स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रहे होते हैं, थोड़ा सा हमारा अलमिया है कि हम डायग्राम समझने में या देखने में थोड़ा सा परेशान होते हैं कि ये क्या चीज़ आ गई। नहीं तो हमें थ्योरी क्लियर हो चुकी है, हमें ये तीन बिहेवियर पता है। इंडिविजुअल का बिहेवियर क्या होता है, हर इंडिविजुअल का बिहेवियर दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंट हो सकता है। इसके तीन पैरामीटर्स हो गए, डिस्टिंक्टिवनेस यानी डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट बिहेवियर, सेम सिचुएशन में, कंसिस्टेंसी का मतलब है सेम सिचुएशन में सेम बिहेवियर, कंसिस्टेंसी का मतलब है सेम बिहेवियर फॉर अ पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, फिर इंटरनल एक्सटर्नल, इंटरनल एक्सटर्नल, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल मींस कंट्रोलेबल फैक्टर्स, एक्सटर्नल मींस अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स। कोई सवाल यहां तक? सब क्लियर है? ओके, आई एम मूविंग अहेड। हाउ वी परसीव पीपल, हम लोगों को कैसे परसीव करते हैं? बेसिकली हमारे अंदर ये टेंडेंसी होती है टू अंडर एस्टिमेट द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स। हम बाहर के फैक्टर्स को नहीं देख रहे होते हैं, हम ओवर एस्टिमेट करते हैं इंटरनल फैक्टर्स को और पर्सनल फैक्टर्स को। हम एक्सटर्नल फैक्टर्स को कंसिडरेशन के अंदर नहीं लेके आते हैं, हम अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं, हम इग्नोर कर रहे होते हैं, हम अवॉइड कर रहे होते हैं, और हम प्रमोट कर रहे होते हैं इंटरनल फैक्टर्स को या पर्सनल फैक्टर्स को। सेल्फ सर्विंग base, the tendency of individuals to attribute their success to internal factors, which while blaming personal failures on external factors. सेल्फ सर्विंग बेसिस का मतलब है कि हर इंडिविजुअल का एट्रीब्यूट होता है देयर सक्सेस टू इंटरनल फैक्टर्स। हम क्या करते हैं, इन लोकस वाला पढ़ा था, लोकस पॉइंट, इंटरनल लोकस। हम कहते हैं जी सक्सेस है तो हमारी वजह से, फेलियर है तो एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से, नसीब में नहीं था, हमने तो कोशिश की थी, वी डिड आवर बेस्ट, बट हम क्या करते, वी कैन नॉट कंट्रोल। अगेन सक्सेस है तो हमारी तारीफ है, तो भी तो बोलो ना, उसमें भी तो एक्सटर्नल फैक्टर इन्वॉल्व होता है। बट नहीं, व्हाट वी डू, ये हर इंडिविजुअल के अंदर बात होती है, ये हम इंडिविजुअल सर्विंग के ऊपर बात करते हैं कि अगर हम पास हो गए, हम सक्सेसफुल हो गए, तो इसमें तो हमारा कमाल है, लेकिन अगर हम फेल हो जाएंगे तो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से फेल हो गए। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल यहां तक? बच्चों तुम लोग बिल्कुल ही गायब हो, कहाँ हो तुम लोग? इर्जा, नूर खान, तुम दोनों तो बता ही रहे हो, तो चलो उसके अलावा मैं बताती हूँ, नाम बताती हूँ। अन्ना सिजाज, फवाद, किधर थे तुम? वाई यू लेट? तुम्हारी आंख लग गई होगी ना। उजैर नदीम, आ गया समझ, चलो। और शैतान फवाद, जवाब दे नहीं रहे हो तुम? मैम तुम्हारा वाईफाई जो है ना वो चेंज कर लो, वाईफाई चेंज कर लो तुम बेटा। वाईफाई इशू, वाईफाई इशू कमाल है तुम्हारा, तो वो पीटीसीएल वाला वो हो गया मजाक कि मेरा जो है ना वो फाइबर ऑप्टिक मछली खा गई थी। समुंदर के अंदर फाइबर ऑप्टिक मछली खा गई थी। नहीं, डोंट हैव टू बी सॉरी बट बी ऑन टाइम। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। Alright. चलो जी, अब हम बात करते हैं जब हम दूसरों को जज करने के लिए कुछ शॉर्टकट्स मारते हैं। ठीक है, हम दूसरों को जज करने के लिए कुछ शॉर्टकट्स मारते हैं। इन तीनों डेफिनेशंस को एक दफा रीड करो और मुझसे फिर पूछो कि कोई चीज अगर समझ में नहीं आई हो। ये तुम लोगों को वर्ड्स पता होने चाहिए, इसलिए मैं रीड नहीं कर रही हूँ, कि सब कुछ मैं रीड करूंगी तो तुम लोग जागोगे नहीं, तो जागो जरा, इसको रीड करो। यस,
एज्यूम सिमिलैरिटी का मतलब है, अब यहाँ पर आप एज्यूम कर रहे होते हैं कि जो अगला बंदा है दे आर मोर लाइक अस देन दे एक्चुअली आर। हम प्रोजेक्शन, बेसिकली इसको प्रोजेक्शन भी कहते हैं, कि हम खुद जैसे होते हैं ना, हम अगले बंदे को भी वैसे ही समझते हैं। जो लोग, कुछ लोगों को आपने देखा होगा, कुछ लोगों के ऊपर वो उनको आदत होती है हर चीज में शक करने की। शक कौन करता है? क्योंकि वो खुद गलत बोलते हैं, खुद गलत बयान से काम कर रहे होते हैं, तो इसलिए वो किसी के ऊपर भरोसा नहीं करते। इसको हम प्रोजेक्शन भी बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एज्यूम सिमिलैरिटी। एज्यूम सिमिलैरिटी का मतलब होता है कि ये एजम्पशन, एज्यूम किया जा रहा है, ये रियलिटी में होता नहीं है कि जो हम जैसे हैं अगला बंदा भी वैसा होगा, ऐसा होता नहीं है। दे आर नॉट एक्चुअली लाइक दैट। स्टीरियोटाइपिंग, हमने बिजनेस कम्युनिकेशन नहीं पढ़ा है, हम यहाँ पर भी पढ़ रहे हैं। स्टीरियोटाइपिंग क्या होता है भाई? आप किसी भी एक कम्युनिटी के अंदर से किसी एक इंडिविजुअल को एक कैरेक्टरिस्टिक एट्रीब्यूट देखते हो उसका, और आप पूरी कम्युनिटी के ऊपर वो एट्रीब्यूट लगा देते हो। इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक मुसलमान अगर टेररिस्ट था, दैट डज नॉट मेक सेंस दैट यू कॉल ऑल मुस्लिम्स टेररिस्ट। एक ब्लैक जो है वो गुड एथलीट है, इसका मतलब ये नहीं कि ऑल ब्लैक्स आर गुड एथलीट। एक फीमेल रोती धोती कहीं नजर आ गई अबला नारी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऑल फीमेल्स आर इमोशनल। जजिंग समवन ऑन द बेसिस ऑफ आवर परसेप्शन ऑफ द ग्रुप ही और शी इज पार्ट ऑफ, यानी हमने उस एक ग्रुप के एक बंदे को देखा, उसके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक देखी और तमाम तर ग्रुप के ऊपर वो कैरेक्टरिस्टिक थोप दी। डन है? हेलो इफेक्ट। हेलो इफेक्ट बेसिकली क्या होता है कि हम किसी की एक कैरेक्टरिस्टिक को, या किसी के बारे में हमें बहुत कम नॉलेज होती है, किसी की एक कैरेक्टरिस्टिक को देखते हुए हमने उसका एक जनरल इंप्रेशन कायम कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है, सेल्स पर्सन है, उसने अपना सेल्स का टारगेट पूरा कर लिया, ठीक है, और मैंने उसको प्रमोट कर दिया एज द टीम मैनेजर। अब भाई, सेल्स करना और टीम को मैनेज करना आर टू डिफरेंट थिंग। सेल्स का टारगेट पूरा करने का मतलब ये नहीं कि वो टीम मैनेजमेंट स्किल्स भी उसके पास होंगी। He probably might be having a very good skills in the sales, but he might not be having good skills, managerial skills. ठीक है? Implications for manager: employees react to perceptions, thinking के ऊपर हर employee react कर रहा होता है। They pay close attention to how people perceive their jobs and management actions. किसी भी मैनेजमेंट के, टॉप मैनेजमेंट की कोई भी पॉलिसी होती है, उसके ऊपर हमारे लोगों का क्या बिहेवियर होता है, हम अपने जॉब को किस तरह से कर रहे होते हैं, ये सारे लोग जो हैं वो थिंक कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, मॉनिटर कर रहे होते हैं, एंड दे पे एक्चुअली क्लोज अटेंशन टू इट। अब हम बात करते हैं लर्निंग। हम हमेशा ये कहते हैं कि बिहेवियर्स डू चेंज, पीपल लर्न, ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल कॉम्प्लेक्स बिहेवियर्स आर लर्न। पहली दफ़ा यूजली कोई अगर स्टूडेंट जो है वो किसी कोर्स के अंदर फ्लंक कर जाता है, still they keep on doing and they learn through their mistakes and they don't repeat their own mistakes again, and that is how they have a higher tendency of passing the exam in the second attempt. Learning is a continuous lifelong process, right? I strongly believe this, and Rosanna, there's something which I learn from my surrounding, from my students. So I'm not a person जो ये बोलेगा हाँ भाई मुझे तो सब कुछ आता है। Most of the time I create examples accordingly, ठीक है? That is, learning is a continuous process. The principle of learning can be used to shape behavior. और मैं yes, what I was 5 years back, I'm not the same person anymore today, and what I am today, probably I will be a different person in another next 5 years. So we learn through our experiences and we shape our behavior accordingly, right? अब हम बात करते हैं थ्योरीज ऑफ लर्निंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड सोशल लर्निंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड सोशल लर्निंग के बारे में बात करने जा रहे हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या थी? ऑपरेंट कंडीशनिंग ये थी, अच्छा ये ऑपरेंट कंडीशनिंग को ना मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगी तुम लोगों को। फॉर एग्जाम्पल, देर आर सो मैनी वीडियोज़। अच्छा, तुम लोग का ग्रुप पे मैं ऐड हूँ, I will share that video, ठीक है? उसकी मुझे एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं, I will be sharing that video with you on the group. तो प्लीज जो स्टूडेंट्स ग्रुप पे नहीं है वो अपने आप को ग्रुप पर ऐड करवा लें, ठीक है? अब बात करते हैं द थ्योरी दैट बिहेवियर इज अ फंक्शन ऑफ इट्स कॉन्सिक्वेंसेज एंड इज लर्न थ्रू एक्सपीरियंस। ऑपरेंट बिहेवियर वॉलंटरी और लर्नड। Behaviors are learned by making rewards contingent to the behavior. Behaviors that is rewarded positively reinforced. अच्छा जी,
हम लोग बचपन में जब हम, एक स्टोरी तुम लोगों को ही सुनाती हूँ, अम्मी अबू हमें बताया करते थे कि अगर हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे तो हमारे रिवॉर्ड होते थे, ठीक है, रिवॉर्ड होते थे। अगर फर्स्ट आएंगे तो ये मिलेगा, सेकंड आएंगे तो ये मिलेगा, थर्ड आएंगे तो ये मिलेगा, सबका रिवॉर्ड होता था। और हम ये कोशिश करते थे कि हमें बेसिकली फर्स्ट सेकंड थर्ड का मीनिंग भी नहीं पता था, लेकिन हम उस रिवॉर्ड की लालच के अंदर जो है ना, वो हम फर्स्ट सेकंड थर्ड आने की कोशिश करते थे। राइट और रॉन्ग, सबके साथ हुआ है। लाइकवाइज मैनेजर क्या करता है, वो भी अम्मी अब्बू की तरह होता है, बड़ा चालाक होता है। वो कहता है हम रिवॉर्ड सेट कर देते हैं, जो बंदा सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा उसको इतना रिवॉर्ड मिलेगा, उसके बाद नेक्स्ट परफॉर्मर को इतना रिवॉर्ड मिलेगा, थर्ड परफॉर्मर को इतना रिवॉर्ड मिलेगा, एवरेज यानी ए ग्रेडर्स को इतना इंक्रीमेंट मिलेगा, बी को इतना मिलेगा, सी को कोई इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है जी, ये हो गया पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के थ्रू कोई चीज इंप्लीमेंट करवाने का मतलब है कि जो एक्शन मेरा पसंद किया जाता है, जो मेरा बिहेवियर एक्सेप्टेबल है, जिसके ऊपर मुझे प्रेज मिलती है, शाबाशी मिलती है, उस एक्शन को मैं दोबारा दोबारा करूंगी, इज लाइकली टू बी रिपीटेड, ताकि बार बार मुझे रिवॉर्ड मिले। अब अम्मी अब्बू कभी कभी हम बच्चों को वॉशरूम में बंद कर दिया करते थे, चपेटे मार दिया करते थे, हमें पनिशमेंट मिलती थी किसी भी फॉर्म के अंदर, हमें नौने हाल नहीं मिलेगा उस महीने का, या हमें जमशेद सीरीज की कोई बुक नहीं खरीदवाएंगे, बिकॉज आई रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स बिकॉज माई उर्दू वॉज रियली वीक। सो व्हेन आई वाज इन ग्रेड 6 onwards probably, so my principal Miss Imrana Ahmed actually called my parents, my dad, and she was like, सारा जो है वो उसकी उर्दू पता नहीं वो क्या लिखती है, उसकी कैसी राइटिंग है, एंड शी कैन नॉट रीड, शी इज नॉट गुड एट इट। सो माय डैड वाज लाइक या बिकॉज हमारे घर में जो है वो यूजुअली लोगों की उर्दू वीक है, तो शी वाज लाइक नो बट शी हैज टू डू समथिंग इन ऑर्डर टू पास। तो फिर मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरा वो नौनिहाल का मैगजीन लगवाया गया था, और वो जमशेद सीरीज, शौकी सीरीज, और वो पता नहीं वो क्या क्या वो होता था कि वो इंटरेस्ट, क्योंकि वो जासूसी कहानियां थी, तो वो इंटरेस्ट से मैं पढ़ने शुरू की थी, तो दैट रियली हेल्प मी इन इम्प्रूविंग माई उर्दू। तो क्या होता था कि या तो अगर कोई एक चीज मुझे मिल जाएगी, कोई मुझे रिवॉर्ड मिलेगा, मुझे कोई शाबाशी मिलेगी, वो काम मैं दोबारा दोबारा करूंगी, और जिस काम से मुझे पनिशमेंट मिलती थी या सजा मिलती थी, वो आज भी करते हुए मैं डरती हूँ कि हाँ भाई मैं ना करूं, क्योंकि मुझे पता है इसके ऊपर मुझे डांट पड़नी है। एंड द सेम हैपेंस विद एम्प्लॉइज। ऑर्गेनाइजेशन में उन्हें किसी काम पे शाबाशी मिलती है, वो काम दोबारा दोबारा करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में उनको बॉस से किसी बात पे तंबी मिलती है, डांट पड़ती है या सजा मिल जाती है, ओवर टाइम करना पड़ जाता है, सैटरडेज को आना पड़ जाता है, तो वो काम वो दोबारा दोबारा नहीं करते हैं। इज इट क्लियर टू एवरी स्टूडेंट? सबको समझ आ रहा है? ओके इसके बाद हम बात करते हैं सोशल लर्निंग। सोशल लर्निंग का मतलब होता है कि हम अपनी सराउंडिंग के अंदर चीजें ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, एंड देन वी लर्न फ्रॉम आवर सोसाइटी, वी लर्न फ्रॉम आवर सराउंडिंग, ठीक है। The theory that individuals learn through their observations for others and through their direct experiences. For example, मैं अपनी surrounding के अंदर move कर रही हूँ, I get to meet so many different students, so many different people in different organizations, somewhat around if I say कि मैं रोजाना कितने लोगों से मिलती हूँ, 500 लोगों से या मे बी हाँ हो सकता है, या इससे ज्यादा लोगों से। तो क्या होता है कि मेरी ऑब्जर्वेशन स्किल्स आर वेरी शार्पन्ड। मैं किसी को एक सेकंड देख लेती हूँ, या मैं कॉरिडोर से गुजर जाती हूँ, तो मेरे लिए वो एक नजर काफी होती है, ठीक है। दैट आई हैव डेवलप्ड, रीजन बीइंग मुझे फेसेस इतना वो याद, हाँ रिटेंशन जो है वो दैट कुड बी लिटिल स्मॉल, बिकॉज मैं इतने लोगों को देखती हूँ ना कि मैं हर किसी को रिटेन नहीं कर सकती, आई कैन नॉट। बट होता क्या है, मेरी ऑब्जर्वेशन इज वेरी फास्ट, वेरी क्विक। सो दिस हैज हेल्प मी बिकॉज मेरा ये पब्लिक डीलिंग है, सो मुझे थोड़ा सा इस पे फोकस करना पड़ता है, ठीक है। एट्रीब्यूट्स ऑफ मॉडल्स इन इन्फ्लुएंस लर्निंग, सबसे पहले अटेंशनल। अटेंशनल का मतलब होता है अट्रैक्टिवनेस और सिमिलैरिटी ऑफ द मॉडल। देखें, आइडा अप्रोच मैंने पहले भी कराया था, तो हम क्या करते हैं, आइडा अप्रोच होती है, हम पहले अटेंशन क्रिएट करते हैं अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। आप क्या समझते हैं कि ये जो एडवर्टाइजमेंट के अंदर जो है वो हम सेलिब्रिटीज को रख रहे होते हैं, व्हाई? बिकॉज टू सीक योर अटेंशन, टू क्रिएट अट्रैक्टिवनेस फॉर यू, गेटिंग द पॉइंट। अट्रैक्ट होगे तो रिटेन करोगे। मैं कॉरिडोर से रोजाना गुजरती हूँ, मैं 500 लोगों को देखती हूँ, मगर मुझे याद वही चेहरे रहते हैं जिनसे मैं अट्रैक्टेड हुई होती हूँ।
So only those things I can recall, else I forget. I don't hardly remember like किस किस को देखा, किसको पढ़ाया, but कुछ बच्चे होते हैं वो बहुत नॉटी होते हैं, वो याद रह जाते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम तो मुझे क्लास के बच्चों के नाम भी याद नहीं होते, बट सही बात है, जो नॉटी होते हैं या जो कोई एक ग्रुप हो, कोई रीजन हो, तो वो मुझे बच्चे याद रह जाते हैं, उनका नाम याद रह जाता है. ठीक है. मोटर रिप्रोडक्शन, दैट इज रिप्रोडक्टिबिलिटी ऑफ द एक्शंस. आपके एक्शन जो है वो एक मोनोटोनस टाइप के दोबारा दोबारा वैसे रिपीटेशन के होंगे, क्योंकि आपका काम जॉब ही वैसा है. मेरा काम है टीचिंग का. अब फॉर एग्जाम्पल मैं बीएमबीएस के अंदर भी वो तुम्हारे तो 3 फैक्टर्स है ना, उनके यहाँ तो 6 हैं. हेलो इफेक्ट है, स्टीरियोटाइपिंग है, मैंने तुम लोगों को बोल दिया प्रोजेक्शन है. ठीक है. फिर वो एक स्क्यू होती है, कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट होता है, देयर आर सो मेनी अदर्स. तो जब इतनी चीजें मुझे याद है तो ये 3 चीजें तो मेरे फिंगर टिप पे ही हो जाएंगी ना. क्यों? क्योंकि आई नीड टू रिपीट द सेम थिंग अगेन एंड अगेन. ठीक है. अच्छा, रीइंफोर्समेंट. रीइंफोर्समेंट इज ओनली पॉसिबल बाय 2 थिंग्स, बाय सेटिंग रिवॉर्ड्स, और ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है, नेगेटिव रिवॉर्ड्स बाय पनिशिंग. ठीक है. अब हम शेपिंग बिहेवियर के ऊपर बात करते हैं. शेपिंग बिहेवियर का मतलब होता है कि अब लोगों को मोल्ड करना, उन्हें कोई चीज सिखाना, उन्हें लर्न करवाना. अकॉर्डिंग दिस बिहेवियर इज नॉट एक्सेप्टेबल, यू नीड टू बिहेव, इफ यू नीड टू वर्क इन दिस ऑर्गेनाइजेशन यू नीड टू बिहेव. हम लोग ये देखते हैं कि जब एम्प्लॉय नया नया आता है ना, तो वो 6 महीने के अंदर वो सब कुछ ट्रांसफॉर्म हो जाता है. वो बिल्कुल वो जैसा जैसा कल्चर होता है, जो आपके क्लोथिंग हैबिट से लेके ईटिंग हैबिट्स आपके चेंज हो जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशन स्टाइल यू आर वर्किंग इन. ठीक है. अब मैंने थोड़ी देर पहले ये बोला था, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट. पॉजिटिव रिवॉर्ड की चाहत में, नेगेटिव पनिशमेंट के डर से. ठीक है. पनिशमेंट हमें पता चल गया. पनिशमेंट का मतलब ही क्या होता है? आपको किसी अकाउंटेबल होल्ड किया जा रहा है, पीनलाइज किया जा रहा है आपको. एक्सटिंक्शन का मतलब होता है एलिमिनेटिंग अ रीइंफोर्समेंट फॉर एन अनडिजायर्ड बिहेवियर. अब हम कह रहे हैं कि ये जो है ना, ये अनडिजायर्ड बिहेवियर, ये बिहेवियर एक्सेप्टेबल नहीं है, तो आप एक्सटिंक्शन कर दो, इसको एलिमिनेट ही कर दो. ठीक है. एलिमिनेशन का मतलब है इसको आप निकाल दें, ये बिहेवियर एक्सेप्टेबल ही नहीं है. ठीक है. कोई कंफ्यूजन यहां तक किसी स्टूडेंट को है तो बेटा जी पूछ लो. इज इट क्लियर? बच्चों, सवाल आता है, कुछ क्वेश्चंस आ रही है. नेगेटिव रीइंफोर्समेंट. नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब आता है, फवाद अगर तुमने जो है वो रिजल्ट अच्छा नहीं लाया, एफएम पास नहीं किया, तो मैं तुम्हें क्लीन शेव कर दूंगी. बिकॉज मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि यू लव योर मुस्टैश एंड बियर्ड. एम आई राइट? तो अब उस पनिशमेंट के डर से तुम पढ़ना शुरू कर दोगे. सही है फवाद? तुम्हारे ऊपर ही एग्जाम्पल देके बताऊंगी ना, फिर तुम्हें समझ में आ जाएगी. ठीक है. ओके. एनीबडी एल्स? चलो जी आगे बढ़ते हैं. Now, if manager wants behavior A but reward behavior B, employees will engage in behavior B. फॉर एग्जाम्पल कुछ मैनेजर होते हैं, वो इतने बेवकूफ होते हैं वो चाहते हैं कि वो प्रमोट करें पंक्चुअलिटी. ठीक है. लेकिन वो पंक्चुअलिटी के ऊपर ना कोई रिवॉर्ड नहीं रखते, वो रिवॉर्ड रख देते हैं टीम वर्क के ऊपर. तो सारे एम्प्लॉइज टीम वर्क स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वो रिवॉर्ड चाह रहे होते हैं कि उनको रिवॉर्ड मिले. लेकिन बेसिकली मैनेजर तो कहता है कि मुझे तो पंक्चुअल लोग चाहिए, टीम वर्क हो ना हो, मुझे तो पंक्चुअलिटी चाहिए, एवरीबडी इज कमिंग लेट. गेटिंग द पॉइंट? तो जिस चीज के ऊपर, जिस बिहेवियर के ऊपर आप रिवॉर्ड रखेंगे वो प्रमोट होता है. एम्प्लॉइज विल लुक टू मैनेजर एज मॉडल. गुड मैनेजर्स बिहेवियर विल प्रमोट गुड एम्प्लॉय बिहेवियर. अच्छा जी, मैं एग्जाम्पल देना नहीं चाहती हूँ, बट कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जिनके साथ मैं काम कर रही हूँ, वहां पर बेचारे मैनेजर को खुद ही अपना होश नहीं है, तो फिर बाकी लोग कैसे काम करेंगे?
गेटिंग द पॉइंट? कोई समझ भी रहा हो तो नाम लेने की जरूरत नहीं है आप लोगों में से, ठीक है? तो देखें कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है जैसे टॉप मैनेजर्स भी ढीले चल रहे होते हैं, तो फिर डाउन द ड्रेन एवरीबडी इज वर्किंग इन अ ढीला एंड फ्लेक्सिबल स्टाइल, ठीक है? वाई? बिकॉज जो मैनेजर होता है वो मेरा रोल मॉडल है। अगर मेरा मैनेजर मेरे साथ स्ट्रिक्ट होगा, वो 8:15 पहुंचा हुआ होगा, तो मैं भी मेक श्योर करूंगी 8:30 पहुंच जाऊं। बट वो मेरा मैनेजर ही मुझे पता है 10 बजे पहले नहीं आएगा, तो मैं क्यों पहले उससे पहुंचूं? मैं 9:45 पहुंचूंगी। गेटिंग द पॉइंट? सबको समझ में आ रही है ये बात, दोनों बातें? कोई सवाल है किसी को तो पूछ लो। If you guys have any question, so please ask me now. सेकेंड पॉइंट अभी तो फवाद मैंने बताया है। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हारी टीचर हूं, अगर मैं मेरी 9 बजे क्लास स्टार्ट होती है, 9 to 11 होती है, ठीक है, और मैं रोजाना 9:30 बजे लॉग इन करूं, तो तुम में से कोई भी स्टूडेंट 9 बजे लॉग इन करेगा? जब मैं ही मैनेजर लेट आ रहा है तो एम्प्लॉय टाइम पे आएगा? तो मैनेजर को एज अ रोल मॉडल पंक्चुअलिटी का ख्याल रखना होता है, तभी वो एक्सपेक्ट कर सकता है कि उसके एम्प्लॉयज भी पंक्चुअल होंगे, ठीक है? फवाद अहमद, यस। अच्छा जी, आगे बढ़ जाते हैं। अब बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन, कुछ कॉन्टेम्पररी इश्यूज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। जनरलाइजेशन डिफरेंस इन द वर्क प्लेस, ठीक है? अच्छा सॉरी, जनरेशनल डिफरेंस इन द वर्क प्लेस। जनरेशनल डिफरेंस का मतलब होता है एज वाइज, एज वाइज, ठीक है? अब कुछ जैसे अगर अब तुम देखो कि हर चीज बहुत चेंज हो गई है, यूनिकनेस आ गई है। अभी भी हमारे बड़े लोग कह रहे होते हैं कि लड़ाई नहीं करो, बहस नहीं करो, बुरी बात है, राइट? और हम क्या कह रहे थे, नहीं जी बहस करो, इफ यू हैव वैलिड रीजन, तो तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर आप अपना आर्ग्यूमेंट मतलब ये मैं नहीं कह रही कि आप रिस्पेक्ट ना करें, रिस्पेक्टेबल वे में, अगर आप इन अ रिस्पेक्टेबल वे आप अपनी कोई भी स्टेटमेंट अगर आप फील कर रहे हैं, सो यू हैव ऑल राइट्स टू पुट योर थिंग इन फ्रंट ऑफ योर पेरेंट्स और योर मैनेजर। लेकिन बड़े लोग क्या कह रहे थे, नो यू हैव नो वे टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ अस। तो जनरेशन गैप की वजह से देयर इज अ लॉट ऑफ बिहेवियर इन द पीपल्स बिहेवियर के अंदर, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस, एक्सट्रीम्स हैं, इतना डिफरेंट है। अब नए एटीट्यूड्स आ गए हैं वर्क प्लेस के ऊपर, ठीक है? हम नई एक्सपीरियंसेस को देख रहे होते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही हैं। अब बेसिकली जो इंसान इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर सकता है, उसके चांसेस थोड़े से रिड्यूस हो गए हैं, ठीक है? वर्क हासिल करने के। आई नो फ्यू ऑफ द फैकल्टी मेंबर्स हु आर नॉट कंफर्टेबल इन विद दीज ऑल इक्विपमेंट्स और द जूम क्लासेस, सो उनकी कोई ना कोई प्रॉब्लम लगा रहता था, सो दे आर नॉट कंफर्टेबल। इवन व्हेन आई वाज टेकिंग द कोर्स, मुझे खुद 2-4 फैकल्टी मेंबर्स बोला, अरे नहीं जी ऑनलाइन में मजा नहीं आता, या जो भी है, व्हाटएवर द थिंग इज, एंड आई डोंट फाइंड एनी प्रॉब्लम इन द ऑनलाइन, इट्स एज गुड एज, हाँ थोड़ा सा होता है कि स्टूडेंट इंटरेक्शन, यू आर नॉट एबल टू सी द फेस एक्सप्रेशंस ऑफ द स्टूडेंट्स, एंड द सेम इज फॉर यू, दैट यू आर नॉट एबल टू सी माय फेस। बट प्रॉब्लम क्या, बेहतर तरीका क्या होता है कि कन्वीनियंस है ना, इट्स इक्वली गुड, क्योंकि स्लाइड्स हमारे पास हैं, कोई क्वेश्चन आ रहा है, और थोड़ा सा मेरा तरीका इसको बहुत ज्यादा मतलब आपको ऐसा फील नहीं हो रहा होगा कि आप क्लास में नहीं है मेरे साथ, ठीक है? क्योंकि थोड़ा सा स्टाइल मुझे थोड़ा ज्यादा इनपुट देना पड़ रहा होता है, रिपीट करना होता है, आपसे क्वेश्चन पूछना होता है कि हाँ भाई कोई सवाल तो नहीं है। सो दिस इज व्हाट इज एक्चुअली कि जनरेशन गैप जहां पर आ जाता है ना, तो वहां पर लोगों का बिहेवियर किसी एक चीज के बारे में, उनके एक्सपीरियंसेस डिफरेंट हो जाते हैं, वेरी करने लगते हैं, चैलेंज हो जाता है स्टेटस को का, कि भाई हाँ हम तो अब पुराने हो गए, पुराने ख्यालात के हैं, हमारी बात को क्यों तरजीह दी जाएगी? अब सी टेक्नोलॉजी हैज ग्रोन अप, जनरेशन वाई वर्कर्स हाई एक्सपेक्टेशंस होती हैं अपने आप से, हाई एक्सपेक्टेशंस एम्प्लॉयर से होती हैं, ऑनगोइंग लर्निंग, दे बिलीव सब कुछ सीखते रहना चाहिए। पुराने लोग क्या कहते थे, नहीं भाई एक दफा काम कर लिया ना, अब क्या जरूरत पड़ी पढ़ने की,
अब यहाँ पर बहुत सारे लोग, यस इफ यू कैन सी, पहले लोग ये समझते थे कि पढ़ाई जो है वो बस अगर आप यंग हैं तब तक आपने पढ़ लिया। अब आई एम लुकिंग पीपल अराउंड मी जो कि अपने आप को पीएचडी के अंदर या एमबीए के अंदर, दे आर मिड एज के अंदर भी आके दे आर एनरोलिंग देमसेल्फ फॉर करियर ग्रोथ। ठीक है, दिस इज अ चेंज इन द ट्रेंड। गोल ओरिएंटेड हो गए अब ज्यादातर लोग। तो दीज आर द जनरेशन वाई के वर्कर को हमने कह दिया, जनरेशन वाई के वर्कर के वो लोगों को हमने कर दिया जो 1978 के बाद पैदा हुए हैं। यार अभी तो इसमें तो मैं भी पैदा नहीं हुई थी, लेकिन चलो 78 के बाद पैदा हुए हैं लोग। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? एनी क्वेश्चन? बच्चों कोई सवाल है तो पूछ लो, तुम लोग पूछते हो नहीं। एनी क्वेश्चन बच्चों? कोई सवाल नहीं आ रहा है, चलो आगे बढ़ते हैं। सबको सब समझ में आ रहा है? ठीक है जी। अब हम बात करते हैं कि हम नेगेटिव बिहेवियर्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। कोई भी मैनेजर या कोई भी यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नेगेटिव बिहेवियर को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। सबसे पहले तो आपको टॉलरेटिंग नेगेटिव बिहेवियर सेंड्स अ रॉन्ग मैसेज टू अदर एम्प्लॉइज। एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। ठीक है, होता क्या है, अगर हमने एक बंदे ने रूल तोड़ा और हमने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, तो दैट सेट्स एन एग्जाम्पल फॉर ऑल अदर एम्प्लॉयज कि वो भी ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, बोथ प्रिवेंटिव एंड रिस्पॉन्सिव एक्शंस टू नेगेटिव बिहेवियर्स आर नीडेड। नेगेटिव बिहेवियर को प्रिवेंट करने के लिए भी आपको एक्शंस देना जरूरी है, और उसको रिस्पॉन्ड, जिसने गलत काम किया उसको भी अकाउंटेबल होल्ड करना उतना ही जरूरी है। प्रिवेंट का मतलब है कि दोबारा ये ना हो, और जिसने गलती की है उसको भी उसका जवाब मिलना चाहिए। ठीक है, स्क्रीनिंग पोटेंशियल एम्प्लॉयज, जो भी एम्प्लॉयज होते हैं जो समझते हैं कि जिनको हम समझ सकते हैं कि हाँ हम इनको रिप्लेस करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हायर कर सकते हैं, हु कुड बी अ प्रोस्पेक्टिव पोटेंशियल एम्प्लॉयज, हम उनको जहन में रखते हैं। हम जो भी एम्प्लॉई गलत काम कर रहा होता है, अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर होता है, हम इमिडिएटली डिसीजंस लेते हैं अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर के ऊपर, और हम एम्प्लॉय के एटीट्यूड को रेगुलरली अटेंटिवली मॉनिटर कर रहे होते हैं। हम उस एम्प्लॉय को फॉरन डिसीजन एक्सेप्ट, हमने उस अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर के ऊपर फॉरन डिसीजन ले लिया कि यू आर डिमोटेड और यू आर ट्रांसफर्ड और यू आर सस्पेंडेड फॉर अ वीक, फॉरन देन एंड देयर डिसीजन लिया। उसके बाद जब वो वापस आता है एक हफ्ते के बाद, या वो जो जब दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर ट्रांसफर होता है या दूसरी जगह पर वो ट्रांसफर होता है, तो हम वहां पर उसका बहुत अटेंटिवली बिहेवियर को मॉनिटर करते हैं कि भाई इसके बिहेवियर के अंदर कुछ फर्क आया या अभी भी वैसे ही है, कुछ फर्क नहीं आने वाला। ठीक है, तो इन चीजों को हम मॉनिटर करते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरी स्टूडेंट? बच्चों यार तुम लोग कुछ सवाल ही नहीं करते हो, तुम लोग के साथ साथ तो मुझे भी लगता है मैं भी सो जाऊं ऑन लॉग इन करके। जल्दी से बताओ, एनी क्वेश्चन? कोई भी एम्प्लॉय जब गलत बिहेवियर कर रहा था तो हमें उसे प्रिवेंट करने के लिए, आगे दूसरे एम्प्लॉय वैसा काम ना करें, तो हमें फौरन फौरन डिसीजन लेना होता है, उसको सजा देनी होती है ताकि वो काम वो दोबारा ना करे। सजा के बाद जब वो दोबारा रीजॉइन करता है, उसको हम कहीं और ट्रांसफर कर देते हैं या एक हफ्ते के लिए सस्पेंड कर देते हैं, तो जब वो वापस आता है तो हम उसको बहुत अटेंटिवली मॉनिटर कर रहे होते हैं कि हाँ भाई उसके बिहेवियर के अंदर इस सजा का कोई फायदा भी हुआ है या अभी तक वो वही वैसी हरकतें कर रहा है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? दैट्स द एंड ऑफ द चैप्टर। शुक्र है। चलो जी, एम्प्लॉय बिहेवियर करते करते तो मेरा मेरा बिहेवियर चेंज होने वाला था थोड़ी देर के अंदर। हाँ जी बोलो। अंडरस्टूड, क्या बात है नूर खान। बाकी लोगों का, नूर खान आप काफी दिनों बाद क्लास ले रहे हो बेटा मेरे ख्याल से। हम्म,
तुम्हारा भी तो, एक मिनट, वाईफाई कौन लिख रहा है मैम? क्या बात है, वाईफाई इशू, नूर सही जा रहे हो तुम भी, सबको ही वाईफाई इशू हो रहा होगा ना। ये फवाद अच्छा लेके आया है, तो शुक्र तुमने अभी ये नहीं बोला, वो पीटीसीएल वाले बोलते हैं ना, जब उनको फोन करो, मैंने जब पीटीसीएल का इंटरनेट लिया हुआ था, तो जब भी फोन करो ना कंप्लेन करने की, तो वो आगे से बोलते थे कि वो शार्क जो है ना, वो हमारा हमारा फाइबर ऑप्टिक खा गई है। और मैं कहती थी अच्छा सही जा रहा है, सही बंदे को दे रहे हैं, जो कि खुद कंप्यूटर इंजीनियर है ना, उसको बता रहे हैं कि शार्क जो है ना वो फाइबर ऑप्टिक खा गई है। सो डोंट गिव मी दैट क्रैप कि वाईफाई नहीं चल रहा है। मोबाइल पे कैसे चल रहा था तुम लोग का वाईफाई है? 3G से भी लॉगिन कर सकते हो, तुमने पता है वो हॉटस्पॉट ऑन करके। मेरे पास लाइट नहीं होती तो भी मैं ऑनलाइन हो जाती हूँ आराम से। 4G जबकि, हाँ अब तो 4G हो गया है, ठीक है। अच्छा बात सुनो, मैं दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ, चैप्टर नंबर 13 खत्म हो गया है, तो किसी को, किसी भी स्टूडेंट को इस चैप्टर के अंदर कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज बच्चों पूछ लो। चलें जी, सबसे पहले इसका ओवरव्यू करते हैं। बिहेवियर का मतलब होता है आप कैसे किसी भी चीज को रिस्पॉन्ड करते हो, रिप्लाई करते हो, आपका क्या एटीट्यूड है। एटीट्यूड पहली चीज होती है, इंटरनल चीज होती है, और बिहेवियर आपका एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन के थ्रू नजर आ रहा होता है कि हाँ आपका बिहेवियर कैसा है। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का मतलब है कि हाउ इंडिविजुअल्स बिहेव इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि एम्प्लॉय जो है वो आया कि जो भी उससे काम हम चाहते हैं वो वर्दी है, उसकी वैल्यू है, वो काम कर रहा है या वो काम नहीं कर रहा है, वो अपना वैल्यू ऐड कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या वो नहीं कर रहा है। एब्सेंटिज्म का मतलब है जब आप छुट्टियां करना शुरू कर देते हैं। टर्नओवर का मतलब है जब आप ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा रहे होते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप का मतलब है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपको काम करते हुए थोड़ा ज्यादा टाइम हो गया है, ठीक है। और जाहिर सी बात है जब आपको टाइम ज्यादा हो जाता है तो आपका बिहेवियर, यू बिकम मोर लॉयल टुवर्ड्स दी ऑर्गेनाइजेशन। जॉब सेटिस्फेक्शन का मतलब है आप अपनी जॉब से कितना मुतमईन है। वर्क प्लेस मिसबिहेवियर का मतलब है कि काम की जगह पे अगर आपने कोई भी ऐसा बिहेवियर किया जो कि अनएक्सेप्टेबल होगा फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, तो वो मिसबिहेवियर हो जाएगा, ठीक है। एग्रेसिव होना, एब्सेंट होना, टारगेट से डिविएट करना, दीज आर फ्यू ऑफ द मिसबिहेवियर्स। एटीट्यूड का मतलब है आप कितना मोटिवेटेड है, आप क्या सोचते हैं, क्या थिंकिंग है, कैसी राय है आपका। और एटीट्यूड बेसिकली आया होता है आपके बिहेवियर से। आपका एटीट्यूड मैं आपके बिहेवियर को देख के रीड कर लेती हूँ कि हाँ जी इसका एटीट्यूड ऐसा है, काम के लिए सीरियस है, नॉन सीरियस है। कैसे पता चलेगा? लुकिंग एट योर बिहेवियर। कॉग्निटिव कंपोनेंट, दैट इज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन, नॉलेज। अफेक्टिव कंपोनेंट, दैट इज बेस्ड ऑन फीलिंग्स, इमोशंस। बिहेवियरल कंपोनेंट, बेसिकली ये दोनों कंपोनेंट कंबाइन होते हैं और आपके बिहेवियर से रिफ्लेक्ट करते हैं कि दैट इज कॉग्निटिव और अफेक्टिव, और अ मिक्सचर ऑफ बोथ, बिकॉज आपने EI करना होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस करना होता है, एंड दैट इज बैलेंस मेंटेन करना होता है अपने बिहेवियर के अंदर। यू कैन नॉट अफोर्ड टू बी ओनली कॉग्निटिव, यू कैन नॉट अफोर्ड टू बी ओनली अफेक्टिव। जॉब इन्वॉल्वमेंट, आप अपनी जॉब के साथ कितना इन्वॉल्व है, कितना कमिटेड है। ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कितना लॉयल है। परसीव्ड ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट, आपके जहन में क्या है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपको कितना सपोर्ट कर रही है और कितना सपोर्ट करना चाहिए। कॉग्निटिव डिसोनेंस, अब आपके थिंकिंग के अंदर फ्लक्चुएशंस आएंगी, डिफरेंस, डिविएशन आएगा, स्पाइक्स आएंगी, वेरिएशंस आएंगी। किसी चीज के बारे में आप अच्छा सोचेंगे, थोड़ी देर के बाद आप उसी चीज के बारे में गलत सोचेंगे, यानी सोच के अंदर तब्दीलियां आती रहेंगी, फ्लक्चुएशंस आएंगी, कंसिस्टेंसी नहीं होगी। एटीट्यूड सर्वे, किसी भी इंडिविजुअल के एटीट्यूड के को रीड करने के लिए हम सर्वे करते हैं। सर्वे इज थ्रू कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, थ्रू ऑब्जर्वेशन और क्वेश्चनियर। पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी ये आपके अपने हर इंडिविजुअल के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ट्रेट्स होते हैं, विच वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। बिग 5 मॉडल के अंदर हमने 5 ट्रेट्स पढ़े हैं, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, और क्या था, बहुत सारे ट्रेट थे, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर। एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट तो मुझे याद रह गया, सेंसिटिव था, रियलिस्टिक था, और भी बहुत सारी चीजें थी, ठीक है। सेंसिटिव, रियलिस्टिक, और we will see now. locus of control दो टाइप के थे, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब है अगर हम सक्सेस हो गए तो इसमें हमारा हम जो है हमारा कमाल है, और अगर हम फेल हो गए तो सराउंडिंग ने सपोर्ट नहीं किया। अच्छा, यहाँ पर ये मैचिविलिज्म का मतलब मैंने कल भी आपको बताया था, एग्जैक्टली इस वक्त मेरे जहन से भी ये वर्ड निकल गया है, बट मैं आपको इसके एग्जैक्ट लिटरल मीनिंग दे रही हूँ, ठीक है। इसका मतलब होता है कनिंग। कनिंग मतलब स्मार्ट, हाँ, डिप्लोमेटिक होना,
कल मैंने आपको बताया था ना, कनिंग होना, स्मार्ट होना, मुनाफिकत करना अपने फायदे के लिए, एक तरीके से कह लो, ठीक है, कनिंग होना। एनीवेज, कोई सवाल यहाँ पे किसी भी स्टूडेंट को है तो जल्दी जल्दी पूछो। बिग 5 मॉडल, हाँ फवाद तुम सही जा रहे हो, देखते हैं अभी बिग 5 मॉडल, फिर करा देती हूँ मैं। कल कहाँ थे तुम बिग 5 मॉडल? बिग 5 मॉडल के अंदर 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, इसके अंदर 2 तो मुझे याद है, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, और उसके अलावा क्या है वो मैं भी तुम्हें बता देती हूँ देख के। ये तो बेस्ट बिहेवियर है, और ये जो था वो बिग 5 किधर चला गया यार, कसम से। जो और तुम और कोई सवाल रह गए तो वो भी पूछो फवाद। बिग 5 ट्रेड्स थे बेटा, कल ही मैंने ये किए हैं कि ये ट्रेड जो है वो एम्प्लॉय के अंदर होने चाहिए, उसके बाद वो डिफरेंट कंपोनेंट्स जो है ना वो मिक्स करके डिफरेंट डिफरेंट एनजीएफटी था पर्सनालिटी के अंदर। हाँ ये देखो, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, आप इंट्यूटिव हो या सेंसिंग सेंसेस यूज करते हो या इंट्यूटिव हो, फीलिंग करते हो या थिंकिंग करते हो, परसेप्टिव हो या जजमेंटल हो, ये आपके बिग 5 टाइप्स इंडिकेटर्स हैं कि लोगों को हम इन कैटेगरीज के अंदर डालते हैं कि या तो एक इंसान एक्सट्रोवर्ट होगा या वो इंट्रोवर्ट होगा। एक्सट्रोवर्ट का मतलब है बहुत बोलता होगा या बिल्कुल नहीं बोलता होगा, खामोश रहता होगा। सेंसिंग मतलब वो अपने सेंसेस को यूज करता होगा या वो अपने सिक्स सेंस को यूज करता होगा, दैट इज इंट्यूटिव, ठीक है, जो कि हकीकत में नहीं हो रहा होता है, रियलिटी के अंदर नहीं होता, लेकिन वो वन लेवल अप होता है। वो तभी पॉसिबल है जब आप अपने सेंसेस को अच्छी तरह से यूज करना जानते हो। फीलिंग एंड थिंकिंग, कुछ लोग दिल के साथ एसोसिएट होते हैं, दिल से फैसले करते हैं, कुछ लोग जो दिमाग से फैसले करते हैं। परसेप्शन, कुछ लोग थिंकिंग करते हैं, कुछ लोग जो है वो फॉरन जंप ऑन टू जजमेंटल हो जाते हैं। भाई ऐसा हुआ होगा उसके बाद तो डिसीजन मेकिंग के अंदर जजमेंटल होकर डिसीजन ले रहे होते हैं। एंड दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन, यानी आप इंट्रोवर्ट भी हैं, आप इंट्यूटिव भी हैं, आपकी फीलिंग पे भी डिपेंड करते हैं, और आप जजमेंटल भी है। एंड आई एन एफ जे, ये सारे वही टर्मिनोलॉजीज हैं जो यहाँ पर वर्ड्स है ना, उन्हीं को ये IEISNFTPJ, बेसिकली ये है आपके इंडिकेटर्स। इज इट क्लियर टू यू फवाद? आगे है बिग 5 मॉडल, रुक जाओ, वो भी बिग 5 मॉडल कहां से हो, ये देखो ना चीजें कहां से आ रही हैं। बिग 5 मॉडल ये 5 पर्सनालिटी ट्रेट है, कहां से चल रही है, ये यहां से स्टार्ट हुआ है बेटा जी, इधर से ये ही फैक्टर्स चल रहे हैं। आगे देखो, पकड़ के तुम्हारी पिटाई करूंगी फवाद में, ये देखो कहां से आ रहे हैं ये वर्ड्स, कहां से आ रहे हैं, वही वर्ड्स हैं फवाद। फवाद इसमें कौन से वर्ड्स हैं, स्टार्ट कहां से हुआ ये? हाँ समझ आ रही है, वो वहीं से पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं। एक बंदा जो है वो एक्स्ट्रावर्जन होगा तो वो एक्सट्रोवर्ट वर्ड से एक्स्ट्रावर्जन वर्ड निकला है। एग्रीजेबलनेस का मतलब है इजी टू गो, ठीक है। इस कंसिस्टेंट का मतलब है आप डिपेंडेबल होते हो, रिस्पॉन्सिबल होते हो। इमोशनल स्टेबिलिटी का मतलब है, मैंने क्या अभी वर्ड बोला था, या तो दिल से फैसला ले रहे हो, दिमाग से ले रहे हो। यहाँ पर लोग जो है वो बहुत, एक बंदा सिक्योर भी हो सकता है, वही बंदा इनसिक्योर भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। एक बंदा जो है वो टेंस हो सकता है, वही बंदा काम भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो आपने अपने आप को कंट्रोल रखना है, फीलिंग दिल और दिमाग के बीच में। ओपननेस टू एक्सपीरियंस, अब यहाँ पर आप जो है वो रेडी फॉर द चैलेंजेस हैं। इज इट क्लियर? तो ये वही सारे फैक्टर्स हैं जो वहां पर आपके पिछली स्लाइड के अंदर आपके पास ट्रेट्स गिवन थे, पर्सनैलिटी ट्रेट्स। इज इट क्लियर फवाद जी? हाँ जी, गुड, शुक्र है। और किसी बच्चे को कोई सवाल है? इफ एनी वन ऑफ यू हैव एनी क्वेश्चन। चलें जी, मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज
लेट मी क्लोज दिस चैप्टर। अब तो चैप्टर का नाम भी देखना पड़ता है बिकॉज स्लाइड्स जो हैं ये काफ़ी वैरी कर रही हैं फ्रॉम व्हाट वी हैव इन द बुक, ठीक है, क्योंकि बुक का मेरा वर्जन नया है और स्लाइड्स जो हैं वो पुराने वाले वर्जन की हैं। एनीवेज वापस आ जाते हैं। So this is chapter number 14, that is managers and communication. अब मैनेजर्स का बेसिकली पार्ट होता है लोगों से काम करवाना। मैनेजर को डिफाइन ही करते हैं गेटिंग द वर्क डन बाय पीपल और बाय अदर्स। तो इसके अंदर जाहिर सी बात है उन्हें हर वक्त कम्युनिकेशन करनी पड़ती है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक्सचेंजिंग ऑफ आइडियाज, शेयरिंग इंफॉर्मेशन, इसका मतलब होता है कम्युनिकेशन करना। तो मैनेजर को basically 75% of the time usually managers spend on communication. Interpersonal communication is when you're communicating with another individual or group of individual, with another individual or group of individuals. हर organization के अंदर different patterns, networks of communication होते हैं, different patterns, networks and communication होता है। I believe कि ये जो है ये हम कर चुके हैं, ये चैप्टर हम पहले कर चुके हैं, कल ही मैंने कंप्लीट करवाया था ये। आप कल इस चैप्टर को हमने कंप्लीट किया था पहले और फिर हमने चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट किया था, ठीक है। वी हैव ऑल डन दीज चैप्टर्स इफ यू रिमेंबर। मंडे को किया था चैप्टर, एग्जैक्टली ये मंडे को स्टार्ट किया था और ये कल हमने खत्म किया था और कल मैंने दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया था। तो वी आर स्किपिंग दिस चैप्टर, स्लाइड आगे पीछे हो गई है मेरे पास, दैट्स ओके, कोई मसला नहीं है। हम चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर डन विद दिस थिंग। तो हम चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट कर रहे हैं। 15 is again motivating, yeah, motivation again, this is something which I wanted to start, शुक्र है। ओके तो बच्चों तुम लोगों को कोर्स के अंदर कोई सवाल किसी और चैप्टर की स्लाइड में भी आया करे तो तुम लोग मुझसे ऑन एंड ऑफ पूछ लिया करो, बिकॉज मुझे नहीं पता चलेगा कि तुम्हें कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन रह गई है, कुछ सवाल में कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे पता नहीं चलेगा, ठीक है। अब हम मोटिवेशन पढ़ रहे हैं। मोटिवेशन का मतलब क्या होता है बेटा? मोटिवेशन का मतलब होता है इट्स अ ड्राइविंग फोर्स विच एक्चुअली ड्राइव्स यू टुवर्ड्स योर गोल्स। इट ड्राइव्स यू टुवर्ड्स योर गोल्स। इसके 3 फैक्टर्स होते हैं, एनर्जाइज, डायरेक्शन, परसिस्टेंस। एनर्जाइज, डायरेक्शन, परसिस्टेंस। Is it clear to everyone? Noor, Fawad, Uzair, Irza, are you guys with me? Slides नजर आ रही हैं? Good. ठीक है जी, आगे बढ़ जाते हैं। मोटिवेशन वर्क्स बेस्ट जब इंडिविजुअल को की नीड और ऑर्गेनाइजेशन का गोल एक दूसरे के साथ अलाइन हो जाए, सिंक्रोनाइज हो जाए। यानी अगर मेरी नीड है कि मुझे ग्रोथ मिले, मुझे स्टेबिलिटी मिले, मुझे प्रमोशन मिले, मेरा प्रोविडेंट फंड मुझे टाइम से मिल जाए, मैं रिटायरमेंट हो जाऊं तो उसके साथ मेरी सिक्योरिटी मुझे प्रोवाइड की जाए, ये मेरी नीड हो सकती है, ठीक है। मेरी नीड जो है जब ऑर्गेनाइजेशन के गोल से मैच हो जाएगी तो जाहिर सी बात है मैं अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करने की पूरी कोशिश करूंगी, ठीक है। एंड दैट इज व्हाट एंड हाउ माय मैनेजर्स और माय ऑर्गेनाइजेशन कैन कीप मी मोटिवेटेड, ठीक है। अब देखो आ गई थ्योरीज, देखो जिनका मैं नाम ले रही थी। नीड की कुछ थ्योरीज है, मोटिवेशन की कुछ थ्योरीज हैं। बेस्ड मोटिवेशन का मतलब है, मोटिवेशन का मतलब ही होता है नीड को फुलफिल करते हुए आपको मोटिवेट किया जाता है, ठीक है। तो मोटिवेशन की कुछ थ्योरीज हैं, ये 4 थ्योरीज हैं। मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, मैकजॉर्जर्स थ्योरी, हैसबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी, मैकलेंस 3 नीड्स थ्योरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू मैनेजमेंट समझना है ना, तो ये सारी थ्योरीज को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं
मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। अच्छा बच्चों, मेरे साथ पता है मसला ये है कि मैं बीएमबीएस पढ़ा रही हूँ, ठीक है, कैफ 4 को, उसमें भी यही चीजें चल रही होती हैं। फिर मेरे पास डिफरेंट कोर्सेज मैनेजमेंट के चल रहे हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर, तो मुझे जो है ना वो रिपीट टेलीकास्ट की आदत हो गई, तो मुझे चीजें मिक्स हो जाती है, मुझे याद नहीं रहता कि किस जगह पर मैंने क्या कौन सी चीज करवाई है। तो मेरे बच्चों तुम लोग जो है काम किया करो, थोड़ा सा याद रखा करो कि आखिरी क्लास में ना हम इस स्लाइड पे लिख लिया करो कहीं पे, जहां पर जैसे फॉर एग्जांपल आज मैं स्लाइड नंबर 10 पे लेट्स से खत्म करूंगी, 6 स्लाइड पे अभी हम मौजूद हैं, 15th चैप्टर के 6 स्लाइड पे हैं, ठीक है। तो तुम लोग स्लाइड नंबर ना कहीं पे नोट कर लिया करो कि हाँ हम इस स्लाइड तक कवर कर चुके हैं, ताकि इट विल बी सेविंग आवर टाइम, ठीक है, सही है। और जैसे ही मैं लॉग इन किया करूं अगली क्लास के लिए, तो तुम पहले ही मुझे चैट स्क्रीन बता दो, इस स्लाइड से ये चैप्टर की ये वाली स्लाइड आपने स्टार्ट करवानी है, ठीक है। ओके, थैंक यू नूर। इर्जा बेटा तुम भी होती हो तो तुम भी ये काम कर लिया करो। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड, ठीक है। अच्छा जी, मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड में सबसे पहले इसने डिवाइड किया है मैस्लो को 5 लेवल्स फ्रॉम लोअर टू हायर नीड, फ्रॉम लोअर टू हायर नीड। इन्होंने ये बोल दिया मैस्लो की हायरार्की के अंदर कि जो दो पहले वाले फ्लोर्स, देखो नीचे से ये पिरामिड ऊपर की तरफ जाएगा, उनको हमने बोल दिया लोअर, और बाकी 3 को हमने बोल दिया हायर। लोअर ऑर्डर नीड को हमने बोल दिया एक्सटर्नल, और हायर ऑर्डर नीड को हमने बोल दिया इंटरनल। अब इसको समझो, इसको समझो इस तरीके से कि ये है स्लाइड चेंज नहीं हुई, ओके वेट करो बेटा, अभी देख लेते हैं क्यों चेंज नहीं हो रही है। देखो बेटा चेंज हो रही है, देखो चेंज हो रही है, होगी, ठीक है। अब बात करते हैं, हम इस पिरामिड के अंदर जाएंगे, ये समझ लो ये सीढ़ी की ना, ये एक सीढ़ी है, इसका पहला स्टेप ये है, जब ये नीड फुलफिल होगी तो हम अगले स्टेप पे जाएंगे, ठीक है, इस स्टेप पे जाएंगे, फिर इस स्टेप पे जाएंगे, फिर इस स्टेप पे जाएंगे, फिर आखिर में हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे आएंगे। तो सबसे पहले आ जाओ फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल नीड आर आल्सो नोन एज बेसिक नीड, बेसिक नीड फॉर योर सर्वाइवल, दैट इज रोटी कपड़ा मकान, फूड वाटर एंड शेल्टर, food water and shelter. It is also known as basic need, that is the basic necessity for an individual for his or her survival. फिर रोटी कपड़ा मकान ये सब कुछ एक्सटर्नली है ना, हमारे अंदर से तो कुछ नहीं आ रहा है, बाहर से आ रहा है। सेफ्टी नीड, सेफ्टी नीड के बारे में हम बोलेंगे सिक्योरिटी। जॉब के ऊपर कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है मेरी जॉब के अंदर कि मुझे कोई इलनेस हो जाए, मेरी जॉब के ऊपर मेरा प्रोविडेंट फंड का अमाउंट कट रहा है, डिडक्ट हो रहा है, तो जब मैं रिटायर हो जाऊंगी तो मुझे वो एक लमसम अमाउंट पेमेंट मिलेगी, मुझे मेरा पेंशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, दीज आर माय सेफ्टी नीड्स, ठीक है। जब मेरी ये दोनों नीड पूरी हो जाएंगी तो मैं तीसरी नीड के ऊपर जाऊंगी, जिसको हम कहते हैं सोशल नीड। सोशल नीड इज व्हेन देन आई विल बी मेंटेनिंग अ गुड रिलेशनशिप विद एवरीवन एट वर्क, मैं सबसे अच्छे ताल्लुकात रखूंगी काम की जगह पर। वैसे भी आई विल बी वेरी डेडली ऑनेस्ट कि मेरी थोड़ी सी आदत ऐसी है कि मैं बड़े अच्छे रिलेशनशिप अपने बच्चों के, मतलब स्टूडेंट्स तुम लोगों के साथ भी बड़ा फ्रैंक होके, अपने कोलीग्स पीयर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ सबऑर्डिनेट्स जूनियर्स एंड बॉसेस सबके साथ जो ना थोड़ा मेरा फ्रेंडली स्टाइल ऑफ वर्किंग है। उसकी वजह ये कि मैं समझती हूँ बहुत, ये मेरा मानना है, रिस्पेक्ट इज ऑलवेज गिव एंड टेक। मैं आपकी इज्जत करूंगी, आप मेरी इज्जत करेंगे, मैं आपकी इज्जत नहीं करूंगी, आप मेरी इज्जत नहीं कर सकते। और बड़ी जो है वो सिर्फ एक ही जात है, दैट इज अल्लाह ताला की। तो फिर खामखा का अना और एरोगेंस अपनी पर्सनैलिटी के अंदर, हम गुरूर नहीं पसंद है अल्लाह को, तो थोड़ा सा जो है ना वो अल्लाह ताला ने इज्जत दी है, तो हमें अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है, तो हमें हर किसी को, इंसान को ना इज्जत दे के बात करनी चाहिए। दिस इज व्हाट आई बिलीव। तो आई एम अ फ्रेंडली पर्सन बाय नेचर, ठीक है। तो दैट इज आई गेट अलॉन्ग विद पीपल वेरी वेल एट वर्क, इवन एट होम, इवन इन द नेबरहुड, एवरीवेयर। इवन मैं when I was going to Saudi, yeah, I remember that my dad was like, yeah, Sarah can survive anywhere, even she can survive in a jungle.
एंड सीरियसली टू बी वेरी ऑनेस्ट, सऊदीया में भी मेरे दोस्त जो हैं वो अरबिक स्पीकिंग इजिप्शियंस जिनके बारे में कहा जाता है उनके साथ काम करना बहुत मुश्किल है, बट दे कीप ऑन टेक्सटिंग मी ईद पे, रमजानों में, कोरोना की खैरियत पूछना, वी आर इन टच इन वन वे और द अदर बिकॉज दैट इज आई एम सोशली कनेक्टेड विद देम, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, सेल्फ स्टीम। सेल्फ स्टीम ऐसी पोजीशन होती है जहां पर बेसिकली आप रिकग्निशन सीख कर रहे होते हो, आप रिवॉर्ड सीख कर रहे होते हो, यू वांट टू बी रिकग्नाइज्ड बाय अदर्स कि हाँ भाई ये बंदा वर्दी है, इसके पास चले जाओ, ये तुम्हारी हेल्प कर देगा, ठीक है, एंड दिस इज द राइट पर्सन टू रीच, ही कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम, ही कैन हेल्प यू आउट। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज व्हेन आपकी तमाम तर नीड्स जो है ना वो फुलफिल हो गई होती हैं और आप स्टार्ट करते हो टू थिंक समथिंग अबाउट अदर्स, टू थिंक समथिंग अबाउट द वेलफेयर। और मैस्लो का थोड़ा सा ये डिसएडवांटेज है कि वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के अंदर बोल रहा है कि इट्स अ प्रॉब्लम, इट्स अ ह्यूमन साइकी दैट 100% नीड कैन नेवर बी फुलफिल्ड, ठीक है। अब मैं ये एक बात करती हूँ, देखो जो चोर होता है ना उसकी भूख कभी खत्म नहीं होती, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अगेन, जो ठरकी होता है उसकी ठरक कभी खत्म नहीं होती, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सो मैं ये एग्जांपल इसलिए दे रही होती हूँ उस तरह की ताकि तुम लोगों को याद रहे कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या चीज है, और उसमें होता ये कि इट कैन नेवर बी 100% कंप्लीटली फुलफिल्ड, एंड आई अग्री टू इट टू सम एक्सटेंट। आप ये देखें कि कुछ ये लोगों के अंदर होता है कि वो उनको कितने ही पैसे मिल जाएं, फॉर एग्जाम्पल मैं 5,000 रुपये कमाऊंगी, मेरे लिए वो भी कम होगा, फिर मेरी सैलरी 50,000 हो जाएगी, मेरे लिए वो भी कम होगा, मेरी सैलरी 5 करोड़ हो जाएगी तो भी मेरे लिए वो कम होगा, क्योंकि मेरे खर्चे उसी तरह से बढ़ रहे होंगे। गेटिंग द पॉइंट, ठीक है। अब मैं इसकी थ्योरी पे जा रही हूँ बच्चों, ठीक है, मैं इसकी थ्योरी पे जा रही हूँ, प्लीज बी विथ मी। ओ, इसकी थ्योरी यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं है, नॉट एक्सप्लेन्ड, आपको इसको बुक के अंदर जाके देखना पड़ेगा। ये पूरे के पूरे 5 लेवल्स जो हैं वो आपकी बुक के अंदर, स्टीफन पी रॉबिन्स का मैंने बुक शेयर की थी, अभी किसी बच्चे ने मुझसे कोर्स आउटलाइन मांगी थी। अच्छा थोड़ा सा मुझे एक चीज है, मैंने ग्रुप के ऊपर जो कोर्स आउटलाइन शेयर की है बेटा आप लोगों की, वहाँ 11 तक है। जो एक बच्ची ने, आई डोंट रिमेम्बर, किसी ने और भी एक कोर्स आउटलाइन शेयर की थी, वो उसने ईएम वाली कोर्स आउटलाइन शेयर कर दी है। वहां पे मुझे 12 13 की भी हेडिंग्स नजर आ रही हैं, 14 भी नजर आ रहा था हेडर, दैट इज एक्चुअली नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। सो प्लीज मेक श्योर जो कोर्स आउटलाइन मैंने फॉलो की है, या जो आईसीएमपी के अंदर फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट की कोर्स आउटलाइन है, आप उसको फॉलो करेंगे। उसके अंदर शायद 11 टैग के बाद दूसरा टैग नहीं बना हुआ है, यू नीड टू कीप दैट इन माइंड, ठीक है। तो बहरहाल इसको मैंने बता दिया है आपको, इसको आप बुक के अंदर रीड करना, किसी भी स्टूडेंट को सवाल होगा ना, यू गाइस कैन आस्क मी टुमारो। डन। आगे मूव करते हैं, मैक जॉर्जर्स की एक्स एंड वाई थ्योरी, अभी तो मैं इसके बारे में ही बता रही थी मैं थोड़ी देर पहले। अब एक्स, इस एक्स को रिलेट कर दो ई एक्स वाले एक्स से। वो एक्स बेचारा होता इसलिए है, वो प्रेजेंट रहता, वो पास्ट इसलिए हो गया क्योंकि उसको काम नहीं करना था, उसकी नीयत में फतूर था। ये भी एक्स वैसे ही है। देखो क्या लिखा हुआ है, एज्यूम दैट वर्कर्स हैव लिटिल एम्बिशन, dislike work, avoid responsibility and requires close supervision। इनको डंडे पे काम करवाना था, बट करो चलो करो, क्योंकि वो काम करना चाहते ही नहीं है, लेजी है, दे ट्राई टू टेक अ स्केप, देयर स्केपगोट्स। अब वाई को देखो, वाई टाइप जो बड़ी बड़ी अच्छी होती है, ये प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये प्रेजेंट होता है। या इसमें क्या होता है, दिस पर्सन लाइक्स टू वर्क, इसे पता होता है, ये सेल्फ डायरेक्टिव होता है, इसको पता होता है इसने क्या काम करना है, क्या स्टेप्स लेना है, इस ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ही एक्चुअली इज हैविंग अ डिजायर फॉर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज ही वांट्स टू हैव ग्रोथ, उसको मंजिल पे पहुंचना है, इसकी नीयत साफ है। एक्स की तो नीयत ही फुतूर होती है, इसीलिए वो एक्स हो जाता है। अब जब वाई के पास चीज होती है, वाई को ग्रोथ मिल रही होती है, वाई को पोजीशन मिल गई है, तो वाई तो ग्रो कर रहा है ना, अब एक्स वाई को देख के जेलस होता है, होता है, खुद तुम लोग बताओ होता है ऐसा, सच्ची सच्ची बताओ फवाद, तुम्हें तो एक्सपीरियंस होगा बेटा, ठीक है। तो एक्स वाई को देख के जेलस होगा, और जेलस हो के सोचेगा काश मैंने ये गलती नहीं की होती। डन है। फिर क्या होता है, वो वाई को देख के ना वो भी काम करना शुरू कर देता है। वो काम करना कैसे शुरू कर देता है, ही ऑल्सो गेट्स मोटिवेटेड कि हाँ जी अब जो नेक्स्ट मेरा चैप्टर होगा ना उसमें मैं ये गलती नहीं करूंगा, बिकॉज मुझे भी वाई की तरह सक्सेस चाहिए। दिस इज द मैक जॉर्जर्स एक्स एंड वाई थ्योरी, दैट एक्स लोग भी वाई को काम करता हुआ देख के, वाई को प्रमोट होता हुआ देख के, वाई की ग्रोथ देख करके उनसे जेलस होते हैं। पहले तो जेलस होते हैं, फिर कहते हैं कि नहीं यार वो तो सही है क्योंकि वो काम कर रहा है, हम काम नहीं कर रहे थे। फिर वो भी अपना किबला दुरुस्त कर लेते हैं, वो कहते हैं हमें भी काम करना चाहिए, तो वो भी मोटिवेटेड हो जाते हैं। इज इट क्लियर बच्चों, जल्दी जल्दी बताओ।
जवाब नहीं देते हो यार तुम लोग। फवाद, ठीक है, गुड है। एक्स और वाई क्लियर हो गई। अब इसके अंदर क्या है, ये पक्की क्लियर हो गई। शैतानो, देखो कैसा सही सेट एग्जांपल दिए ना मैंने। ये पेपर में आएगा तो तुम लोग टिक टिक खुश होके लगा रहे होगे। अच्छा वापस आते हैं। मोटिवेशन इज मैक्सिमाइज्ड बाय पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग, इंटरेस्टिंग जॉब्स एंड गुड ग्रुप रिलेशंस। हम मोटिवेटेड किस तरह से रख सकते हैं, व्हेन हम एम्प्लॉइज को पार्टिसिपेशन के अंदर रखें। लाइक अगर मुझे कोई मशवरा चाहिए होगा, मुझे कोई डिसीजन लेना है, तो मैं अपने एम्प्लॉइज को शामिल करूंगी अपने डिसीजन में। और इससे क्या होगा कि लोगों के बीच में अच्छा टीम वर्क होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा, और ग्रुप जो है उसका एक रिलेशनशिप फॉर्म होगा। वी नीड टू मेंटेन गुड रिलेशनशिप एट वर्क, ठीक है, इन ऑर्डर टू स्टे मोटिवेटेड। अब आगे बढ़ जाते हैं। हैसबर्ग की टू फैक्टर्स थ्योरी है, जिसके अंदर हम कहते हैं हाइजीन फैक्टर्स एंड मोटिवेटर फैक्टर्स। अच्छा, हाइजीन फैक्टर्स बेटा कौन से फैक्टर्स होते हैं? ये वो फैक्टर्स होते हैं when not used appropriately causes dissatisfaction। when not, यहां पे लिख लेना साइड पे, when not used appropriately causes dissatisfaction। उसकी वजह बताती हूं तुम्हें। यहां पे आपके पास लिखा हुआ है फैक्टर्स दैट क्रिएट जॉब डिससेटिस्फैक्शन, ठीक है। अब इस फैक्टर को देखो, हाइजीन फैक्टर के अंदर क्या है, सैलरी। सैलरी कैसे डिससेटिस्फैक्शन कॉज कर सकती है? कंपनी की पॉलिसी कैसे डिससेटिस्फैक्शन कॉज कर सकती है? वर्किंग कंडीशन कैसे डिससेटिस्फैक्शन कॉज कर सकता है? मैं बताती हूं। जब हम ये सैलरी मेरी गैर मुनासिब है, कम है, मार्केट कंपैरेटिव नहीं है, तो व्हेन नॉट यूज्ड एप्रोप्रिएटली विल कॉज डिससेटिस्फैक्शन। कंपनी की पॉलिसी तो बनी हुई है, बट मेरा जो मैनेजर है ना, वो रिलेशनशिप के ऊपर जो है वो पॉलिसी लगाता है। जिससे उसके ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे उसको वो पॉलिसी गिनवा देगा, जिसके उसके ताल्लुकात अच्छे होंगे उसका काम वो फौरन फौरन कर देगा। तो व्हेन नॉट यूज्ड एप्रोप्रिएटली। मैं इस डेफिनेशन पे वापस जा रही हूं। देखो, हाइजीन फैक्टर के आगे यहां पे लिख लेना, ये डायरेक्ट जॉब डिससेटिस्फैक्शन कॉज नहीं करता है। ये जॉब डिससेटिस्फैक्शन तब कॉज करता है व्हेन नॉट यूज्ड एप्रोप्रिएटली। सबको क्लियर है ये बात बच्चों? बेटा जल्दी से बता दो मेरे प्यारे बच्चों, जवाब दे दो, ठीक है, गुड। अब मोटिवेटर मोटिवेटर्स फैक्टर कौन से होते हैं? देखो मेरे मुंह से भी क्या निकल रहा है, मोटिवेटर फैक्ट ही निकल रहा है। मोटिवेटर फैक्टर्स जो होते हैं वो कौन से फैक्टर्स होते हैं? वो फैक्टर्स होते हैं जो कॉज करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं सेटिस्फैक्शन में। दे हेल्प इन सेटिस्फैक्शन। देखते हैं भाई मोटिवेटर फैक्टर अगली स्लाइड पे कौन से फैक्टर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई टारगेट अचीव कर लिया, ओ भाई बड़ी बात है, तुम्हारे भाई ने तो जो है ना FOM पहली अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया, अचीवमेंट हो गई, तो आप मोटिवेटेड हो जाएंगे, बोलेंगे हाँ भाई मैं EM भी निकाल सकता हूँ। EM निकालोगे फिर बोलोगे हाँ मैं SM भी निकाल सकता हूँ। राइट और रॉन्ग? और देखो ग्रोथ हो रही है, आप 1 लेवल अप जा रहे हो, ऑपरेशन लेवल 1, ऑपरेशन लेवल 2 एंड देन 3। आप प्रोग्रेस कर रहे हो, आपकी जिम्मेदारी, आपका बिहेवियर जो है वो काम की तरफ डिफरेंट चेंज हो रहा है। You start loving work, basically you're taking the ownership of the work yourself। अभी ICMP को आपको कॉल करके बताना पड़ता, बेटा आप क्लास लेने आ जाओ। टीचर को मैसेज करना पड़ता, बेटा वेयर आर यू गाइस। फिर क्या होगा, तुम खुद आना शुरू हो जाओगे, बिकॉज क्या है, तुम्हें नजर आएगा कि हाँ तुम जैसे ही क्वालिफाई हो जाओगे तुम्हारी जॉब लगेगी। क्लियर है? सबको क्लियर है? ये लोग जो होते हैं वो एक्सट्रीमली सेटिस्फाइड होते हैं, ये लोग एक्सट्रीमली डिससेटिस्फाइड होते हैं, और यहाँ पे जो बेचारे लोग हैं ना बीच में, समवट इन बिटवीन, ये न्यूट्रल लेवल पे होते हैं। किसी चीज पे तो सेटिस्फाइड है और किसी चीज पे डिससेटिस्फाइड है। क्या ये चीज सबको क्लियर है? ओके बच्चों, देखो मैं ज्यादा नहीं लंबा लेके जा रही हूँ। अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं ये हाइजीन फैक्टर और मोटिवेटर फैक्टर पे ही रखूं मैं सारी थ्योरीज। आज के दिन कितनी थ्योरी रह गई? एक थ्योरी रह गई है वैसे मैकलेंड की, जहां तक मेरा ख्याल है, वो नीड फॉर पावर, नीड फॉर अचीवमेंट। हाँ देखा, याद, देखो मुझे तो याद हो गई है बेटा। चलो कर लेते हैं, इसको भी कर ही लेते हैं, क्या याद करोगे तुम लोग, ठीक है। ये चारों थ्योरीज मैं आज करवा रही हूँ और ये कल मैं तुम लोगों से पूछूंगी इस पे क्वेश्चन। अब देखो मैकलेंड ने पहली थ्योरी हमने किसकी की? मैस्लो की। दूसरी थ्योरी हमने किसकी की? मैकजॉर्जर की।
तीसरी थ्योरी हमने किसकी की? टू फैक्टर थ्योरी, हाइजीन फैक्टर एंड मोटिवेटर फैक्टर। ये जो चीज यहां पे ड्रॉ हुई हुई है, यहां पर भी वही क्वांटम बना हुआ है, कोई नई चीज नहीं है। ठीक है, के सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन के बीच में ये दोनों टर्म्स भी आते हैं। सेटिस्फैक्शन है, नो सेटिस्फैक्शन है, देन नो डिससेटिस्फैक्शन एंड देन डिससेटिस्फैक्शन। एक बंदा या तो फुल्ली सेटिस्फाइड होगा या वो फुल्ली डिससेटिस्फाइड होगा। यहां पर भी क्वांटम देख लो, एक्सट्रीमली सेटिस्फाइड, एक्सट्रीमली डिससेटिस्फाइड, और जो बीच के अंदर लोग आ रहे हैं, हम खाली इस तरह से याद रखेंगे, हमें ये क्वांटम हर्फ बाय हर्फ याद करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ रही हूं मैं मैकलेंड्स की थ्योरी के ऊपर। मैकलेंड्स साहब क्या कहते हैं? इन्होंने कहा है कि नीड, 3 नीड्स की थ्योरी होती है। नीड फॉर अचीवमेंट, मैं अपने आप को खुद समझती हूँ कि भाई मैं नीड फॉर अचीवमेंट वाला पर्सन हूँ, मुझे बताओ मेरा फायदा क्या है, मैं काम करूंगी। फिर अगर मेरा फायदा नहीं है ना तो मैं काम नहीं करूंगी, आई विल बी ऑनेस्ट। ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली the reason why I'm a successful person. Mashallah, alhamdulillah, I consider myself as a successful person. Any person who is actually able to afford him or her own self as well as, you know, support the family is a responsible person. ठीक है, so नीड फॉर अचीवमेंट। हम लोग जो हैं, जब आप यकीन नहीं कीजिएगा, सबा, मिस सबा जो है वो आपकी एडमिन में होती है हमारे यहाँ आईसीएमए में, और वो मेरा मजाक उड़ा रही थी कि कोरोना में जितना सारा ने मुझे फोन किया ना, सबा मुझे घर से निकालो वरना पागल हो जाऊंगी। होता क्या है, जो हम जॉब करने वाले लोग होते हैं ना, हमें घर पे बैठने की आदत नहीं है। वी कैन नॉट स्टे एट होम। इट्स नॉट जस्ट अबाउट ओनली द मनी, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस तो चलो हो ही रही थी, यहाँ पर भी हो रही थी, केएनएस पे भी हो रही थी, बट इट्स ऑल अबाउट इवन आप लोगों से बात करते हैं, मिलते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। या बच्चों, मैं तुम लोग को मिस कर रही थी, सच्ची बताऊं, आई यूज्ड टू मिस माय स्टूडेंट्स। हालांकि मेरी ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी, आई यूज्ड टू मिस दोस फेसेस। यानी जिस दिन फर्स्ट डे हम लोगों ने ऑपरेशन स्टार्ट किया है, आई वाज द मोस्ट हैप्पी पर्सन बिकॉज़ आई लव माय स्टूडेंट्स, I love my co-workers, I love my team members, I love interacting with them, I love being with them, I cannot stick at home. So this is my need of achievement. कुछ लोग होते हैं वो नीड फॉर पावर, वो पावर से जोंग से ही वो निकलते ही नहीं है। वो कहते हैं भाई हमें दूसरों से काम करवाना है, वो इन्फ्लुएंस करवा रहे होते हैं, पावरफुल होते हैं ना, पावर के जोर पे काम करवा रहे होते हैं। नीड फॉर एफिलिएशन, ये वाले बेचारे टाइप के लीडर्स होते हैं, सबसे पुअर और पैथेटिक टाइप के लीडर होते हैं। ये कहते हैं काम हो ना हो कोई मसला नहीं, लोग खुश है। ठीक है, ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को फॉर्म करने पे बिलीव करते हैं कि मेरे एम्प्लॉय खुश रहें, काम होना हो कोई मसला नहीं है। जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनके अंदर ये हो रहा था, नीड फॉर एफिलिएशन, रिलेशनशिप मैनेजमेंट हो रही होती, काम नहीं हो रहा था, कक हो रहा होता है। या फिर वो नीड ऑफ पावर होता है, खाली मुछों पे बैठ के ताव दे रहे होते, काम वाम करना नहीं है। बेसिकली सबसे बेस्ट टाइप का लीडर कौन होता है? जो कि काम हो, काम करो, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर खिसक जाए, कुछ भी हो जाए, अगर काम मिला हुआ है, काम को कमिट किया है, तो वो आपने कंप्लीट करना है। कोई कंफ्यूजन यहां पर किसी बच्चे को? बच्चों कोई सवाल? एनी क्वेश्चन? इफ यू हैव, थ्रो इट ऑन द चैट स्क्रीन। किसी के जहन में कोई भी सवाल आ रहा है तो प्लीज अपना सवाल चैट स्क्रीन के ऊपर लिख दीजिए, आई विल आंसर। इसके बाद लेट मी सी व्हाट इज देयर। यस, यहाँ पे देखो, नीड फॉर अचीवमेंट के अंदर क्या है? इंडिकेटेड बाय समवन इन द स्टोरी वांटिंग टू परफॉर्म ऑफ डूइंग समथिंग बेटर। अचीवमेंट, कुछ बेहतर करना है मुझे। नीड फॉर एफिलिएशन, इंडिकेटेड बाय समवन इन द स्टोरी वांटिंग टू बी समवन एल्स एंड एंजॉय म्यूचुअल फ्रेंडशिप, क्योंकि ये क्या है, वैसे फ्रेंडशिप के ऊपर इसको डिपेंड कर रहा है, ये नीड फॉर एफिलिएशन है। नीड फॉर पावर, इंडिकेटेड बाय समवन इन द स्टोरी डिजायरिंग टू हैव एन इम्पैक्ट और मेक एन इम्प्रेशन ऑन टू अदर्स इन द स्टोरी। अब ये सिर्फ अपने इम्प्रेशन, अपने पावर के अंदर ही है। ठीक है, इससे कोई खास समझ में नहीं आ रहा है, बस छोड़ दो। ठीक है, गोल सेटिंग एंड रीइंफोर्समेंट सेटिंग बाद में जाएंगे। आई विल बी कीपिंग इट टिल हियर, दैट इज चैप्टर नंबर 15 टिल स्लाइड नंबर 13। किसी स्टूडेंट को कोई भी सवाल है तो बच्चों कर लो। समझ में आ गया? मैं दोबारा रिव्यू दे देती हूँ। आज हमने जो है वो बेटा जी ये 4 थ्योरीज की हैं। मैस्लो हायरार्की थ्योरी, वो पिरामिड वाला, पिरामिड के अंदर 5 लेवल थे, फिजियोलॉजिकल, देन सेफ्टी जिसको हम सिक्योरिटी भी कहते हैं, देन सोशल, देन सेल्फ एस्टीम एंड देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन।
McGeorge's की X and Y theory. X are the people who dislike to work and Y are the people who like to work. Hasberg की two factor theory के अंदर hygiene factor and motivation factor. Motivator factor causes satisfaction and hygiene factor, when not used appropriately, causes dissatisfaction. Macklin's need theory, there are three factors of Macklin needs theory. Need for achievement, these are the people who are actually focused on task and goals. Need for power, these are the people who are actually focused on their position and power, and they like to influence others based on their position and power. Need for affiliation, these are actually the people who are focused only on the relationship building with their employees, having good relationship so that everyone is happy from them. They are basically depending on only relationship building and they are least bothered about the work. So आज का लेक्चर, मैम पेपर में टोटल एमसीक्यूज कितने होते हैं? उजैर, बहुत अच्छा सवाल है तुम्हारा. देखो, पेपर की इंस्ट्रक्शन जब हमारे पास आएगी उसको हम डिस्कस करेंगे. 50 मार्क्स. देखो, अब ये दिस आई नीड टू विदाउट बिफोर आई अनाउंस, क्योंकि कुछ चेंजेस हैं आपके. कुछ फिजिकल क्लासेस के आवर्स भी रिड्यूस हुए हैं. इनकी इस वक्त की क्या पॉलिसी है, आई विल बी ऑनेस्ट अबाउट इट, मेरे पास इस वक्त पॉलिसी मेंशन नहीं है. ठीक है, मैं इसके ऊपर जब मेरे पास एग्जामिनेशन से या एक ऑथेंटिक टॉप मैनेजमेंट से इसकी कोई नोटिफिकेशन के अंदर चेंजेस होंगी या कुछ भी होगा, जैसे ही आता है, क्योंकि कुछ बच्चे हैं वो मुझसे कह रहे हैं कि दिसंबर में पेपर है. अब दिसंबर में पेपर है, बट उसके लिए आप प्री रेक्यूजिट, जो भी आपकी प्री रेक्यूजेशन है वो आप फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या आप 15 जनवरी वाले पेपर के अंदर जो है वो फॉल कर रहे हैं, ये मेरा डिस्क्रिप्शन नहीं है. दैट विल बी द मैनेजमेंट कॉल. और विदाउट हैविंग दिस, हाँ, टोटल एमसीक्यूज कितने होते हैं? 50 एमसीक्यूज होते हैं. ठीक है, अब उनमें से कुछ एमसीक्यूज आपके 1 मार्क्स के आते हैं और कुछ एमसीक्यूज आपके, जो पिछली दफा लास्ट टाइम जब मैंने टीच किया था तो ये उसके अंदर था कि कुछ एमसीक्यूज आपके पास 2 मार्क्स के भी आ रहे हैं. अब पूरा समझ लो साल भर का गैप आ गया है. ठीक है, 1 साल से एफओएम मैंने नहीं लिया है, तो बिफोर आई डोंट सी द इंस्ट्रक्शंस आई कैन नॉट मेक एनी अनाउंसमेंट. But that is a good question. I will try to seek the information and share it with you all. ठीक है उजैर? Is it clear बेटा? Okay, सही है. तो बेटा इंशाल्लाह फिर हमारी मुलाकात होती है अगले हफ्ते. यहाँ से प्लीज याद रखना, ये चारों जो हैं वो हमने थ्योरीज डिस्कस कर ली हैं. इनसे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है आपको, सो यू कैन, आई विल गिव यू 5 मिनट्स व्हेन वी स्टार्ट द नेक्स्ट लेक्चर. आप वहां पे कर सकते हो. अच्छा, मुझे एक चीज और थी, आई वांटेड टू मेक श्योर, मैंने ग्रुप के ऊपर भी शेयर किया था. मुझे प्लीज ये बताओ, तुम लोग अपने एमसीक्यूज की तैयारी कर रहे हो, सेल्फ टेस्ट कर रहे हो, जो टेस्ट के चैप्टर वाइज दिए थे मैंने तुम लोगों को, टेस्ट आप लोग कर रहे हैं बच्चों? अच्छा ठीक है, हाँ फवाद, ये मुझे भी पता है. ठीक है, सही है. लेट मी फवाद, एक काम बेटा करना, चलो मुझे अभी मैं जो तुम लोगों के लिए ना कोई एमसीक्यूज की अच्छी सी साइट निकाल के ना, आई विल इंशाल्लाह, बिकॉज अभी मैं थोड़ी देर घर पर हूँ, शाम तक मेरी 4 से 8 क्लास है फिर. सो इंशाल्लाह ठीक है, मैं भी आप लोगों को सेंड करती हूँ एक लिंक. ठीक है, फिर इंशाल्लाह आप लोगों से अगले हफ्ते मुलाकात होती है. ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.